छत पर सब्जियां उगाए, हजारों रुपए बचाए। लाहौर के शहरी ने छत को बाग में बदल के रख दिया। कौन कौन सी सब्जियां आप लगा सकते हैं, हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। कोरोना की बात सबसे पहले, क्योंकि एक तरफ तो हम एक आम आदमी की ज़िंदगी और उसकी परेशानी के ऊपर बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर आपके पास में एक लेटर आता है जिसमें ये लिखा होता है कि नहीं 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 नहीं, कुछ शराइतें उन्हें पूरा कीजिए, फिर लॉकडाउन को ईज़ कीजिए, बाद में जाके बाकी बातें कीजिए, तो बड़ी बहस है। कुछ आदाद शुमार है, कुछ पॉइंटर्स हैं, वो सब आपके सामने रखेंगे। ये करना ज़रूरी भी है। सबसे पहले आपको बता देते हैं, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वायरस के आदाद शुमार जारी किए हैं। सबसे पहले यही आपके सामने रखते हैं। मुल्क भर में कोरोना के जो मजमूई केसेस हैं, इनकी तादाद 1,13,702 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5,385 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद 75,139 है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस 83 जिंदगियां निगल गया। मुल्क भर में अमवात की मजमूई तादाद 2,255 तक पहुंच गई। सिंध, यहाँ कोरोना केसेस की तादाद 41,303 है। पंजाब में 43,460, केपी में 14,527, बलूचिस्तान 7,031। कम लोग हैं, लेकिन देखिए प्रॉब्लम वहाँ पर भी है और किस कदर है, कितना शदीद है। इस्लामाबाद में 5,963 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 7,54,000 से जायद कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। जितना कर रहे हैं वो नाकाफ़ी है, वो बहुत कम है। जैसा किरण आपने आगाज़ में कहा, 6 शराइत, तो हम वो भी आपके सामने रख देते हैं। द बेसिक क्वेश्चन इज कि लॉकडाउन में नरमी कब की जा सकती है। कोई भी मुल्क अगर ये फैसला करता है, या कोई स्टेट ये फैसला करती है, कोई सूबा ये फैसला करता है, कोई इलाका ये फैसला करता है कि हमें अब लॉकडाउन ईज करना, जैसे कि गुज़श्ता रोज़ खबर आई थी न्यूजीलैंड से कि वहाँ लॉकडाउन ख़त्म किया गया है, तो जाहिर है वो शराइत थी जिन पर वो पूरा उतरे थे। इतने टेस्ट उन्होंने कर लिए, लेकिन कोई पॉजिटिव केस सामने नहीं आया था। पाकिस्तान के लिए, यहाँ के सूबों के लिए वो 6 शराइत क्या हैं जो WHO की तरफ से लगाई गई हैं। पहला उसमें यह है कि बीमारी का फैलाव काबू में हो। जो हम ग्राफ देखते हैं वो फ्लैटन हो, कर्व फ्लैटन हो। इसके साथ साथ जो सेहत का निज़ाम है उसमें ये देखना होगा कि हर केस की तशखीस हो, यानी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हों, क्वारंटीन फैसिलिटीज़ अच्छी हों, जहाँ पर इलाज मॉलजी की ज़रूरत है वो भी हो। तो इस तरह बहुत सी शराइत हैं जिसमें किरण ये ज़रूर हमें कहना चाहिए। 1-2 पॉइंटर्स और प्लीज प्लीज शुएब, ज़्यादा मुतासर इलाकों में हॉटस्पॉट्स कम हो गए हो। हम ये कह रहे हैं इस वक्त बैठ करके कि जी हॉटस्पॉट को हम देखेंगे और फिर हम बंद करेंगे, उन्होंने कहा कम हो गए। स्कूल्स, कारखाने, दीगर मकामात, यहाँ एहतियाती इक़दाम हो, नए केसेस की आमद से निपटने की इस्तेदाद पैदा कर ली गई हो, वबा के बाद पैदा शुदा हालात में जिंदगी गुजारने के लिए शऊर भी अवाम में आ चुका हो। और एक और बात किरण, जो कि लेटर लिखा गया है WHO की तरफ से पंजाब को, और उसमें कहा गया कि 2 हफ्ते आप लॉकडाउन कीजिए, 2 हफ्ते ईज कीजिए। दानियाल उमर की रिपोर्ट देखिए। आलमी इदारा सेहत का वजीर सेहत पंजाब के नाम खत कोरोना से निमटने के इक़दाम को सराहा, साथ ही मुख्तलिफ तजावीज़ पेश कर दी। सूबाई हुकूमत से कहा गया है कि वो 2 हफ्ते लॉकडाउन और 2 हफ्ते नरमी की पॉलिसी इख्तियार करे। खत में कहा गया है कि नए केसेस रिपोर्ट होने वाले ममालिक में पाकिस्तान दुनिया के 10वें नंबर पर आ गया है। हुकूमत तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे, साथ ही अवाम की फूड सिक्योरिटी और इंसानी हकूक का भी ख्याल रखे। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त लॉकडाउन के खात्मे के किसी मियार पर भी पूरा नहीं उतरा, इसलिए मस्बत केसेस की शरह 24% की बजाय 5% होनी चाहिए। योमिया 50,000 टेस्ट की अहलियत इख्तियार करना जरूरी है। WHO की तरफ से हमें रिकमेंडेशन आई है, SOPs पे इम्प्लीमेंटेशन करवाइए। खत में कहा गया है कि पाकिस्तानी शहरी समाजी फासला रखने की हदायत पर अमल नहीं कर रहे। इस तर्ज अमल में तब्दीली लाना होगी। ये जब हम बात कर रहे हैं ना कि हमें क्या क्या कुछ करना होगा, तो इसमें न सिर्फ ये कि हम अपने हालात को देखते हुए बहुत कुछ करें, हम लोगों से सीख भी सकते हैं। तो हम आपके सामने आज थोड़ी सी मालूमात इस बारे में भी रखते हैं। दुनिया भर में लोग खुद को हुजूम से परे रखने के लिए, लोगों को खुद से दूर रखने के लिए कुछ दिलचस्प तरीक़े भी आजमा रहे, और इस सिलसिले में एक समाजी फासले को बरकरार रखने वाले जूते भी तैयार किए गए।
वाह ना। अच्छा, इस जूते का अगला हिस्सा इस कदर लंबा होता है, इतना लंबा होता है कि वो सामने वाले को परे हटाने के लिए काफ़ी होता है, हट परे ये कहने की ज़रूरत नहीं है। ये इजाद रोमानिया के जूता साज माहिर ग्रेगर ल्यूक ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान की। जूते का जो अगला हिस्सा है ना, ये गैर मामूली तौर पर बहुत लंबा है और यूरोपीय साइज़ का 75 नंबर इसको दिया गया है। खालिस चमड़े से बने इस जूते की कीमत $115 यानी पाकिस्तानी 18,000 रुपए के लगभग है। अब शुएब तड़प रहे कोई बात करने के लिए, लेकिन शुएब इससे पहले कि आप कुछ भी कहें मैं याद दिला दूं, जिंदगी की कीमत ये तो कुछ भी नहीं। लेकिन किरण न मुझे सिर्फ तो कि आपकी लाइफ बल्कि दूसरे की भी। हाँ, लेकिन मुझे ये जूते देख के स्कूबा डाइविंग याद आ जाती है। इससे आप स्कूबा कर सकते हैं, उसके साथ साथ ना आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, ना आप भाग सकते हैं। अच्छा, आप आगे से तो बंदा हटा देंगे, वो राइट लेफ्ट और पीछे से वाला क्या करेंगे? या तो यहाँ भी आप लगा देते, यहाँ से, और ऐसे सहूलत है तो साइड्स में तो देखा जा सकता है ना, कोहनी वोहनी का मुझे कुछ तो थोड़ा सा किरण इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना पसंद नहीं आया, मुझे इतना प्रैक्टिकल नहीं लगा। तो आपके अपने तो आपका कलेक्शन अच्छा खासा ना, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। चलिए ठीक है जी, ये तो हम ज़ाहिर बात इस वक्त कर रहे हैं सिचुएशन जो इस वक्त कोरोना की और उससे निपटने की जो कोशिश की जा रही है। चलिए पाकिस्तान की सिचुएशन पर हम अभी बात कर लेते हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है मुआविन खुसूसी बराए सेहत जफर मिर्जा साहब ने। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का, नया दिन के लिए आपने वक्त निकाला। सर, मैं सबसे पहले जानना ही चाह रहा हूँ, जो कि गाइडलाइंस दी गई हैं WHO की तरफ से और जो 6 शराइत हैं WHO की तरफ से कि लॉकडाउन अगर आपने खत्म करना तो ये हैं वो शराइत जिनको पूरा होना लाजमी है। पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? हमारा लाया अमल पहले क्या था और अब क्या उसमें कुछ चेंजेस होंगे सर, ये भी बताइएगा। जी शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह कर दूं कि आलमी अदारा सेहत जो है उनका एक ये रोल है कि वो अपने जो मेंबर स्टेट्स होते हैं उनकी सूरत हाल को देख के अपनी बेस्ट एडवाइस, अपनी रिकमेंडेशंस वो देते हैं अपने माहिरीन की मदद से। ये जो रिकमेंडेशंस होती हैं, ये रिकमेंडेशंस होती हैं, ये कोई पाबंदी नहीं होती कि आपने ज़रूर उनके ऊपर अमल करना है। लेकिन उन रिकमेंडेशंस को मद्देनजर रखती हैं हुकूमतें। ठीक। अब जहाँ तक आपने इस बात का जिक्र किया है कि हमारी हिकमत अमली क्या थी, क्या है और क्या, तो इस हवाले से हमने शुरू से एक सोची समझी हिकमत अमली अपनाई है। हमने लॉकडाउन किया उसको, बल्कि जो लॉकडाउन हमने 13 मार्च को अनाउंस किया था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद, उसके कई जो एलिमेंट्स हैं वो तो अभी तक इन्फोर्स्ड हैं। मसलन आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अभी तक बंद है, लार्ज गैदरिंग्स अभी तक बैंड है, आपके स्पोर्ट्स इवेंट्स अभी तक नहीं उनको इजाज़त मिली, आपके जो शादी हॉल्स हैं वो अभी तक बंद है। तो ये कहना कि हमने बिल्कुल हर चीज़ खोल दी है, पहली बात तो ये है कि ये गलत है। दूसरे ये कि आपको जाहिर है कि वो आलमी इदारा सेहत है, उन्होंने सिर्फ इसको हेल्थ या डिजीज के एंगल से चीज़ों को देखना है। ठीक है, जाहिर है सर, उनकी हुकूमत जो होती है उसने लाइव्स और लाइवलीहुड्स को भी देखना होता है। दुरुस्त। तो हम इस चीज़ के ऊपर इसीलिए NCOC बनाया हुआ है, जिसमें तमाम मुतल्लका वजारतें और उनके वजीर बैठते हैं और हम एक सोचा समझा फैसला करते हैं कि मुल्क के लिए और मुल्क के लोगों के लिए इस वक्त इन हालात में सबसे बेहतर क्या हाल है, और एक रिलेटिव रिस्क असेसमेंट होती है कि अगर ये चीज़ अमल किया जाए तो इसके नुकसानात ज़्यादा हैं या फ़ायदे ज़्यादा है। तो ये सारा अमल है जिसके बमूजब हम अब जो हमने फैसले किए हैं वो कर रहे हैं। सही। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं मौजूदा हिकमत अमली के ऊपर भी ठीक सर, मुझे प्लीज ये बताइएगा कि क्या इस वक्त गवर्नमेंट ये सोच रही है, क्या वफाकी हुकूमत ये सोच रही है कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन और 2 हफ्ते की नरमी? इस वक्त कोई ऐसी तजवीज़ हमारे मद्देनज़र नहीं है। मैं वाज़े तौर पे आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन आपको याद होगा कि ईद के अगले दिन मैं खुद टेलीविजन के ऊपर जाके मैंने ये कहा था कि जिस तरीके से लोग ईद को देख रहे हैं और जिस तरीके से वो समझ रहे हैं कि शायद ईद पे रमज़ान के साथ साथ कोरोना भी ख़त्म हो गया है, तो ये इस तरह नहीं चल सकता। और अगर ज़रूरत पड़ी तो गवर्नमेंट किसी वक्त भी, गवर्नमेंट के पास तो ऑप्शंस हैं ना, अगर सूरत हाल इतनी ख़राब हो जाए कि हमें नज़र आए कि इसकी वजह से नुकसान ज़्यादा है फ़ायदा कम है, तो जाहिर है कि लॉकडाउन की ऑप्शन तो हर वक्त मौजूद है गवर्नमेंट के पास। पहले भी हमने किया था, सर, यही अभी भी किसी सूरत में जारी है।
सर और यही आइंदा पूछना भी हो था। सकता है। सर यही पूछना था। अब देखिए लोगों को समझाना पड़ेगा, ये एक फैक्टर है, और फिर जी, यक जबान होके सर समझाना पड़ेगा, वो आप हो या फिर वो अपोजिशन जमाते हो, वो सूबाई हुकूमतें हो, सारे लोगों को मिलकर इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी, एक मैसेज देना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम इज सर कि जब आप ये कहते हैं कि हम लॉकडाउन करेंगे नहीं करेंगे, ये थोड़ी गुमगु की कैफियत रहती है ना सर, ये प्रॉब्लमेटिक है थोड़ा सा। बिल्कुल अगर हम इसको ऐसे देख लें कि रियासत माँ के जैसी, अवाम बिल्कुल बच्चों के जैसे, और अवाम साबित भी कर रहे हैं, बचपना ही नज़र आ रहा है, तो सर उसको केटर करने के लिए, और फिर वाकई ये जो लॉकडाउन वाली बात है कि हम लॉकडाउन लगा देंगे, सर प्लीज़ इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये वाकई आप लोग वाकई ऐसा करने जा रहे हैं, प्लीज़ इसको क्लैरिटी के साथ में बताइए। जी, मैंने तो काफ़ी क्लैरिटी के साथ आपको बताया, एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ कि इस वक्त हमारी जो हिकमत अमली है वो यही है, जो जैसा आपने फरमाया पहले कि कुछ सेक्टर्स अभी भी हमारे बंद हैं, वो बंद ही रहेंगे। सही। और कुछ जो हमारी जो इस वक्त हमारा जो एम्फेसिस है वो इस चीज़ के ऊपर है कि हम SOPs के ऊपर लोगों को पाबंद करना सिखाएं। और मसलन मास्क हमने लाजमी किया, दुकानों में, इंडस्ट्री के अंदर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, मॉस्क में आपने कैसे सोशल डिस्टेंसिंग करना, इसके ऊपर मैसिव कैंपेन चल रही है इस वक्त। और इस पे अगर अमल नहीं होता तो लोगों को अकाउंटेबल भी किया जा रहा है इसके लिए। देखें, आपको इस वायरस का ये पता नहीं कि इसने आपके साथ कितनी देर तक रहना है, और लिहाजा जब तक हम अपना बिहेवियर चेंज नहीं करेंगे, जब तक हम अपने रवैयों में तब्दीली नहीं लाएंगे, आप इसके साथ निपट नहीं सकते। और लॉकडाउन अगर किया भी जाए तो वो एक अनलिमिटेड लॉकडाउन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर साथ साथ लोग अपना बिहेवियर चेंज ना करें तो कोई चेंज नहीं आ सकती। लिहाजा एक तो हमारा इसके ऊपर एम्फेसिस है, दूसरे हम स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं। और ये मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपको ज़रा ये एक्सप्लेन कर सकूँ। हमने एक टेस्टिंग, ट्रेसिंग और क्वारंटाइन की हिकमत बनाई हुई है, जिसके तहत हम जब कोई केस हमें मिलता है तो उसके गिरदो नवा में, उसकी फैमिली में हम ट्रेस करते हैं उनके कॉन्टैक्ट्स और उनको टेस्ट करते हैं जहाँ ज़रूरत होती है। और जिस जगह पे हमें बहुत ज़्यादा केसेस मिलते हैं उसको हम हॉटस्पॉट करार दे के उसको हम लॉकडाउन कर देते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो यही बात, एक मोहल्ला हो, चाहे वो गली हो, चाहे दैट्स व्हाट स्मार्ट लॉकडाउन इज। और इसके बारे में यास्मीन राशिद साहिबा ने भी सर यही कल कहा था पंजाब के पर्सपेक्टिव से। जी जी, इस चीज को हम अप्रिशिएट नहीं कर रहे गवर्नमेंट की, ये है कि इस वक्त व्हाइल आई एम स्पीकिंग विद यू 700 से ज्यादा इस तरह के लॉकडाउन इन्फोर्स्ड हैं इस वक्त पाकिस्तान में। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन, ये स्मार्ट लॉकडाउन या हॉटस्पॉट की जो कॉर्डनिंग है और जो SOPs के ऊपर एम्फेसिस है, ये इस वक्त हमारी हिकमत अमली है। लेकिन इसके साथ साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि कुछ लॉकडाउन जो हमने 13 मार्च को किया था अभी तक कायम है। लेकिन इसके साथ साथ फिर आपको ज़िंदगी भी चलानी है। आपकी 2/3, हम ये क्यों भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में 2/3 पॉपुलेशन जो है वो डेली वेजेस के ऊपर डिपेंडेंट है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, और आप लोग रख रहे हैं, आप लोग इसका ख्याल करते हुए स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। एग्जैक्टली बैलेंस करना होता है कि आप अगर लॉकडाउन से ज्यादा नुकसान कर लेंगे अपना या कम नुकसान करेंगे डिजीज की निस्बत। तो ये इस तरह की बड़ी टफ चॉइसेस होती हैं, टफ चॉइसेस हैं, और इसके ऊपर आर्गुमेंट्स भी बहुत सारे हैं। सर प्लीज मुझे थोड़ा सा बताइएगा, अगर हम WHO की बात को एज अ गाइडलाइन देख लें, एज अ प्लान देख लें कि एक आपको एक मिल गए, उनके रिकमेंडेशन देख लें, उनके उस रिकमेंडेशंस में कहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि इन 6 में से इतनी बातें हैं कि जो हमारे यहाँ जिनके ऊपर काम हो रहा है हम इनके ऊपर स्टैंड करते हैं, ये अगर हम इसको एक एज अ हेल्प ले लें सर? जी बिल्कुल, ये जो 6 चीज़ें हैं, पहली बात तो ये है, ये कोई नई चीज़ें नहीं है, ये WHO बड़े अरसे से कहता आ रहा है। और इन 6 चीज़ों को, और ये जो 6 चीज़ें हैं, ये तमाम ख़ास तौर पे जो तरक्की पजीर मुल्क हैं उनको ये रिकमेंड कर रही है WHO। और हर मुल्क अपने हालात, अपने तनाजुर और अपनी सूरत हाल को सामने रखते हुए इनमें से पिक एंड चूज करता है, उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को इम्प्लीमेंट करता है और अपनी अपनी सूरत हाल के मुताबिक एज पर देयर सिचुएशन वो उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। सर ये लेटर सिर्फ पंजाब के लिए था या हर सूबे को लिखा गया है?
असल में WHO ने ये लेटर हम तमाम हेल्थ मिनिस्टर्स को लिखा है जी पाकिस्तान में। ठीक। अब सर मुझे प्लीज़ एक और बात बताइएगा, हम 2 रोज़ से इस मामले पर काफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। ओवर प्राइसिंग हो रही है सर, ओवर बिलिंग हो रही है हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। फॉर एग्जांपल हम कराची की अगर बात कर लें तो सर एक हॉस्पिटल 1 लाख रुपए रूम चार्जेस ले रहा है विदाउट वेंट, 1.5 लाख 1,65,000 रुपए ले रहा है विद वेंट, उसमें PCR का टेस्ट भी नहीं होता। एक बड़ा हॉस्पिटल 10 लाख रुपए डिपॉजिट मांगते हैं जब आप पेशेंट लेकर जाते हैं। सर कोई अथॉरिटी है, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है पाकिस्तान में? ज़ाहिर है प्रोविंशियल सब्जेक्ट तो है, बट क्या रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं जो चेक एंड बैलेंस रखती हैं कि इतना बिल होना चाहिए, इतनी फ़ी होनी चाहिए? मैं आपको बताता हूँ जी। पहली बात ये है कि ये बड़ी बदकिस्मती की बात है पाकिस्तान में कि कोई भी जब क्राइसिस होता है तो या ज़हीरा अंदोज़ी शुरू हो जाती है और या जो कीमतें हैं वो जैकअप कर दी जाती हैं और लोगों की मजबूरियों से मुनाफा कमाया जाता है। इस वक्त इस हवाले से हेल्थ सेक्टर में सिंध, पंजाब और KP के अंदर प्रोविंशियल हेल्थ केयर कमीशंस वजूद में आ चुके हैं। ये मतलब अभी नहीं, कई सालों से चल रहे हैं और इनका ये मैंडेट है कि इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर और प्राइस ऑफ हेल्थ केयर जो है इसको मॉनिटर करना है और इन लोगों को अकाउंटेबल करना है और ये उनकी जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद के अंदर ICT के हवाले से हमने हाल ही में इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी तश्कील दी है जो कि अपने यानी तश्कील के मराहल में है इस वक्त, लेकिन उसने भी काम शुरू कर दिया है। अगर काम शुरू कर दिया है, शेयर कर सकते हैं कि कोई ऐसी शिकायत आई हो जिस पर फिर एक्शन लिया गया हो इस्लामाबाद में? जी, आपको कल तक इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद के अंदर फॉर एग्जांपल आपने चूंकि मिसाल का पूछा है तो जो टेस्ट कर रही हैं प्राइवेट लैब्स इस वक्त कोरोना वायरस के लिए जी, उनका सारा डेटा हमारे पास आ गया है। चलिए ठीक है, यानी कल कोई आप हमें एक्शन से मुतालिक बता पाएंगे। सर मुझे ये प्लीज़ बताइएगा, एक ऐलान हुआ था कि 1000 बेड्स दिए जाएंगे, थोड़ा शेयर कर सकते हैं? ये पूरे पाकिस्तान के लिए पर प्रोविंस हैं, क्या ब्रेकडाउन है इसका? और दिस इज इनफ? दिस इज व्हाट? दिस इज इनफ? ये 1000 बेड्स अगर हम इस वक्त बढ़ा रहे हैं इस सिचुएशन में जबकि हम रोजाना 4 से 5,000 नए केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं इन पाकिस्तान? जी, जब केसेस रिपोर्ट होते हैं तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो 4-5 हज़ार को हॉस्पिटल की बेड की जरूरत है, लेकिन द पॉइंट इज कि यकीनन हमने 1000 बेड्स का अनाउंस किया है और आजकल उसकी बड़ी इंटेंस कल परसों से उसके ऊपर प्लानिंग हो रही है और हमारा इरादा ये है कि जल्द अज जल्द जो है ये फराहम किए जाएं। ये मैं आपको एक वजाहत कर दूं इसमें। अच्छा सर, ये सॉरी टू इंटरप्ट, ये पर प्रोविंस है या पूरे पाकिस्तान के लिए 1000 बेड्स हैं? मैं यही अर्ज करने लगा हूं कि ये बेड्स जो हैं ये वफाकी हुकूमत तमाम सूबों के अंदर उनकी ज़रूरियात के पेश नज़र कंट्रीब्यूट करेगी और उसके लिए सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के जहाँ मुमकिन है एक प्लानिंग की है कि किस तरह हमने ये बेड्स इंक्रीज करने हैं। ये वफाकी हुकूमत की तरफ से होंगे और सूबों के अंदर होंगे और इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स ICT। ठीक सर, अब मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि जुलाई का एंड और अगस्त का स्टार्ट कोरोना पीक पर होगा, आप थोड़ा शेयर कर सकते हैं एंटिसिपेट क्या किया जा रहा है? जब हम पीक देखेंगे पर डे केसेस कितने रिपोर्ट हो रहे होंगे पाकिस्तान में? ये नंबर्स जो है ना जी, ये नंबर गेम में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है ये मैं आपको इनडायरेक्टली बता सकता हूँ कि जो इस वक्त सूरत हाल है ये सूरत हाल फर्दर बढ़ती हुई नज़र आ रही है आने वाले दिनों में। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि चंद हफ्ते तो ये सूरत हाल बढ़ती हुई नज़र आ रही है और उसके बाद कुछ स्टेबिलिटी आनी शुरू होगी। ओके, आपको लगता है कि अगस्त के एंड में हम देखेंगे कि थोड़ा कर्व डाउनवर्ड ट्रेंड पे होगी? सर क्योंकि लोग तनकीद भी कर रहे हैं ना, तो मैं ये चाह रही थी कि आप इसको भी एड्रेस कीजिएगा। खुदा न खास्ता ये केसेस पीक की तरफ जाएं, बढ़ते चले जाएं, सारी दुनिया का हेल्थ सिस्टम सफ़र किया है तो ज़ाहिर है हम बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते। लेकिन सर ये कह देना काफ़ी नहीं होता कि हमको आम लोगों को दूसरे लोगों को भी केटर करना है। सर ये तनकीद जितनी बार भी होती है उतनी बार मेरे ख़्याल में जवाब तलब होती है कि आप आम आदमी को ज़िंदगी वर्सेस सेहत इस फार्मूले से किस तरह से बचा सकते हैं? मैं आपका
क्वेश्चन सच्ची बात है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ सर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ सर ये एक तनकीद है सर कि आप इकोनॉमी और हेल्थ को एक साथ कैसे देख सकते हैं। मतलब लाइफ रहेगी, हेल्थ रहेगी तो इकोनॉमी रहेगी। सर इसको ये जितनी बार तनकीद होती है ना उतनी बार जवाब तलब होती है। मैं चाह रही थी कि आप इसको एड्रेस कर देते, इसको केटर कर देते। देखें जी, बात सुने, बात ये है कि ये सारा रिलेटिव है और ये बड़ी सिंपलिस्टिक व्यू है कि जी लाइफ वर्सेस इकोनॉमी। पाकिस्तान में दूसरी बीमारियों से कोरोना की निस्बत ज़्यादा लोग मरते हैं, डेली मरते हैं। क्या हम ये कह रहे हैं कि जी हम सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ हमने असल में अपने हेल्थ केयर सिस्टम को उस तरीके से कभी तरजीही बुनियादों पर डेवलप नहीं किया। ये हमारी गलती है और ये तमाम तरक्की पजीर मुल्कों के अंदर ये सूरत हाल है। ठीक, तो हमें बेसिकली इस वक्त जो है वो ये देखना है कि नुकसान किस चीज़ से ज़्यादा है लोगों का, और उस हवाले से हमने अपनी पॉलिसीज़ मुरतब करनी है और इनको इन्फोर्स करना है। बज़ाहिर ये बात लोगों को पसंद नहीं आती क्योंकि वो बिल्कुल एक टनल व्यू के ज़रिए सिर्फ डिजीज़ पे फोकस किए हुए होते हैं। लेकिन जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपको एक बहुत होलिस्टिक व्यू लेना पड़ता है पूरे माशरे का और उसकी जो रियलिटीज़ हैं उसको सामने रख के अपने फैसले करने होते हैं। क्या फ़ायदा है ऐसे कानून का कि जिसको अगर आप इन्फोर्स नहीं कर सकते या जिसके ऊपर लोग अमल नहीं कर सकते। मैं एक मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, अगर लोग इतने तंग हो जाएं कि वो लॉकडाउन आप बरकरार ही ना रख सकें तो फिर कैसे आप चला सकते हैं अपनी पॉलिसीज को। राइट। तो इसीलिए इवन जो हाई इनकम कंट्रीज हैं उनके अंदर भी बावजूद इसके कि उनके हेल्थ सिस्टम हमसे बहुत बेहतर हैं, वो हमसे बहुत ज्यादा खर्च करते हैं अपने हेल्थ सिस्टम, वो भी सफर कर रहे हैं। लेकिन इसके एक तो उन्होंने सफर किया, दूसरे खैर उनके केसेस भी हमसे बहुत ज्यादा हुए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने भी लॉकडाउन खोलने शुरू कर दिए। पूरे यूरोप में, अमेरिका के अंदर इस वक्त अगर आप एक जायजा दें तो लॉकडाउन के अंदर नरमी आ रही है और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने डिफरेंट इकोनॉमी के सेक्टर्स जो हैं वो खोल रहे हैं, बिकॉज वो भी एक ये देख रहे हैं कि इससे किस चीज़ से ज़्यादा फायदा है लोगों को। ठीक सही। अच्छा सर, लास्टली प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आई एम श्योर आप ज़ाहिर इस पर काम कर रहे होंगे कि पाकिस्तान की इस वक्त ज़रूरत कितनी है। नो मैटर कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, लेकिन ज़रूरत कितनी है शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर आप खुद कहते आए कि माजी में कभी हेल्थ सिस्टम में इतना इन्वेस्ट नहीं हुआ, लेकिन अगर हमने इन्वेस्ट करना हो और हम जिस तरीके से कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस वक्त कितने बेड्स की और ज़रूरत है पाकिस्तान में, कितने वेंटिलेटर्स और होने चाहिए फौरी तौर पर पाकिस्तान में? ये जी मैं आपको मैंने ये कैलकुलेशन की है कि पाकिस्तान में सिर्फ वसाइल की दस्तियाबी का मसला नहीं, पाकिस्तान में वसाइल की मैनेजमेंट का मसला दस्तियाबी से भी बड़ा मसला। और इसको मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो आपको ये बता सकता हूं विदाउट गोइंग इनटू नंबर्स। वो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे NDMA की वेबसाइट पे अवेलेबल है, कोविड की जो gov.pk पे भी अवेलेबल है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, एक मोटा सा स्टेटिस्टिक दे दूं। अभी बहुत ये बात हो रही है ना कि वेंटिलेटर्स जो हैं पाकिस्तान में ख़त्म हो गए। हमारे अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो कोविड के लिए 700 से ज़ायद अस्पतालों ने जो अब मुख्तस किए हुए हैं, यानी डेडिकेट किए हुए हैं कि ये वेंटिलेटर्स यूज़ करने हैं कोविड पेशेंट्स के लिए, उनका सिर्फ 27% इस वक्त यूज़ हो रहा है। तो आप जाहिर है फौरन मेरे से पूछेंगे कि ये फिर इतना शोर क्यों है। शोर इसलिए है कि हर शख्स अपने मरीज को बड़े शहर के बड़े अस्पताल में ही दाखिल कराना चाहता है और उसकी वजह से हमारे बड़े शहरों के जो बड़े अस्पताल हैं उनके अंदर ये यूटिलाइजेशन जो है बेड्स की और वेंटिलेटर्स की वो बहुत आगे चली गई है और दूसरी जगहों के ऊपर बेड खाली पड़े हैं। तो इसीलिए हमने जो रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया पिछले दिनों और अब एक ऐप भी पाकिस्तान निगहबान we've talked about it yesterday sir, exactly कि उससे मालूम हो जाता है कि कौन से हॉस्पिटल में स्पेस है। और सर यू एब्सोल्युटली राइट कि वेंटिलेटर जी वो सिर्फ रिसोर्स का नहीं है, मैनेजमेंट का भी है, मैनेजमेंट का बहुत राइट। ठीक है सर, थैंक यू सर, साथ मौजूद थे आप और इसी बारे में हमने गुज़श्ता रोज़ भी गुफ्तगू की थी और हम आज भी चलेंगे कि वेंटिलेटर से मुताल्लिक कि वेंटिलेटर्स कहाँ पर कितने अवेलेबल हैं,
हैं, क्योंकि ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने भी सही बात की कि शोर ज़्यादा होता है और वेंटिलेटर्स उतने ऑक्यूपाइड हैं नहीं जितने बताए जाते हैं। और उन्होंने कहा कि बतौर हुकूमत ये टफ चॉइसेस लेनी पड़ जाती हैं आपको कि आप सबका ख्याल करें, उनका भी कि खुदा न खास्ता जिनको कोरोना है और उनका भी कि जो खुद को बचा भी रहे हैं लेकिन उनको अपना घर भी चलाना है, अपनी फैमिली को भी देखना है। बहरहाल हम बड़ा क्विकली आपको कुछ एक दो खबरें और भी हैं वो भी बता देते हैं। भारतीय रियासत केरला की बात कर लेते हैं। नमिता नामी स्टूडेंट है, कोरोना वायरस के दौरान ऑनलाइन क्लास की खातिर इन्होंने बेहतर इंटरनेट सिग्नल्स के लिए घर की छत पर इन्होंने कहा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। अंग्रेज़ी में बैचलर्स कर रही हैं, 5वें सेमेस्टर की स्टूडेंट हैं और ऑनलाइन क्लासेस के दौरान इंटरनेट की सिग्नल्स की वजह से इनको दुश्वारी का सामना इनको करना पड़ रहा था जी। नमिता के मुताबिक उनके कमरे में फ़ोन के डाटा सिग्नल्स बेहद ख़राब आते थे और इसकी वजह से ही वो घर की छत पर चढ़ गई ताकि बिना किसी दुश्वारी के आराम के साथ ऑनलाइन क्लासेस से सीख सके, पढ़ सके। सोशल मीडिया पर उनकी पिक्चर वायरल हो रही है और कंपनी के जो टेक्निकल स्टाफ हैं उन्होंने नमिता से कांटेक्ट किया और उनके फैमिली और उससे जाना, उनके घर पर गए और इंटरनेट के सिग्नल्स का मसला उन्होंने यूं करके हल कर दिया कि बच्ची पढ़ना चाहती है तो उसको सहूलत देनी चाहिए। बड़े सीखने लायक बात है, क्योंकि पाकिस्तान में मामला कुछ यूं है कि हर बंदा टिकटॉक तो बना लेता है लेकिन जब पढ़ने की बारी आती है तो कहते हैं इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। एक इंटरनेट और सही, एक इंटरनेट और सही, एक टिकटॉक और सही। चलिए जी, अब एक खबर न्यूयॉर्क से आपको दे देते हैं। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वालों को खिराज तहसीन पेश करने का बड़ा मुनफरद सा अंदाज अपनाया गया है। तिब्बी शोबे से जुड़े अफराद को खिराज तहसीन पेश करने के लिए एम्पायर स्टेट बिल्डिंग समेत दीगर इमारतों को नीले और सुनहरी रंग से रोशन किया गया है। कोरोना वायरस से अमेरिका में 1,13,000 से ज़ायद अमवात हुई हैं। इस वक्त भी अमेरिका टॉप हिट कंट्री है और यहाँ पर 2 मिलियन अफराद हैं जो कि इस वायरस से मुतासर हुए हैं। एक और मामला जनाब, इमारतें, छतें, छोटी पहाड़ियों के दरमियान जुस्त भरने, जंप करने, ख़तरनाक करतब दिखाने के शौकीन अफराद पार्कर्स कहलाते हैं और स्टोर नामी बरतानवी ग्रुप को अब 10 बरस हो चुके हैं पूरे ये सब कुछ करते हुए, ऐसे छलांगे लगाते हुए। इस दौरान उन्होंने दुबई, इस्तांबुल, चीन, जापान, स्पेन, सियोल और दुनिया के दीगर मकामात पर अपने इस फ़न को आजमाया, दूसरों को दिखाया कि वो क्या कर सकते हैं। यहाँ तक कि उन्हें हॉलीवुड मूवीज़ में भी शामिल किया गया। इस ग्रुप के 10 साल पूरे हुए तो यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स की जो तादाद है ना वो 50 लाख मुकम्मल हुई और फिर एक अशरे की कहानी वीडियो की ज़बानी शेयर कर दी गई। जब से हम कोरोना से मुताल्लिक गुफ्तगू करने का हमने आगाज़ किया, इट्स अबाउट फ्यू मंथ्स नाउ, और किरण आपको याद है हमने आगाज़ से वेंटिलेटर से मुताल्लिक बहुत गुफ्तगू की कि वेंटिलेटर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोक्योर करने चाहिए, बहुत ज़रूरत है। चलिए वो बात तो एक तरफ, लेकिन अब जितने वेंटिलेटर हैं उस पर जिस तरीके से चार्जेस लिए जा रहे हैं, यानी कमाई का जरिया बन चुके हैं वेंटिलेटर्स, तो इससे मुताल्लिक आज हम ब्रेक के बाद गुफ्तगू करेंगे कि वेंटिलेटर अगर चाहिए तो कितने पैसे लाओ भैया, और ये कौन है जो इनको लगाम डाल सकता है लेकिन वो खुद इस वक्त गायब है। प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, करेंगे इसका खुलासा तफसील से लेकिन ब्रेक के बाद। ये सब कुछ देखकर, इस सब कुछ को जान के आपको ऐसे लगा होगा ना कि कोई कारोबार है ये, ठीक वैसे ही जैसे मकान किराए पर दे दिया जाए, गाड़ी किराए पर दे दी जाए, कुछ कारोबार इस तरह से कर लिया जाए। कमाई का ये एक ज़रिया, एक तरीक़ा है। कमाई का सिर्फ यही ज़रिया नहीं है, मुल्क के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं ना, ये आलमी वबा के दिनों में भी कमाई के चक्कर में लगे हुए हैं। किसी को भी लोगों का ख्याल नहीं है, प्रायोरिटी है रेवेन्यू पर, प्रायोरिटी है बिजनेस पर। रोज़ाना ही आवाम से लाखों रुपए बटोरे जा रहे हैं। ये सब कुछ हो कैसे रहा है, हम आपको इसकी थोड़ी सी तफसील दिखाते हैं। मकान और गाड़ी किराए पर देने का जमाना हुआ पुराना, अब है वेंटिलेटर्स के जरिए कमाई का जमाना। जी हाँ, 70 से 80 लाख का मकान आपको महाना 15 से 20 हजार, जबकि 70 से 80 लाख की गाड़ी आपको योमिया 5 से 6 हजार रुपए कमा कर देगी। लेकिन अगर पैसे हैं तो प्राइवेट अस्पताल खोलें, वेंटिलेटर्स रखें और रोज के 30 से 40 हजार कमाएं। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ी तो वेंटिलेटर्स की जरूरत भी बढ़ गई। लगता ऐसा है कि मुल्क भर के चंद अस्पतालों ने कमाई की ठान ली, इसीलिए तो फी मरीज योमिया हजारों रुपए बटोरे जा रहे हैं।
आखिर आलमी वबा के दौरान लोगों की मदद के बजाय जालिमाना तरीके से कमाई करने वालों को लगाम कौन डालेगा? सवाल तो यही है कि लगाम कौन डालेगा, लेकिन उसके अलावा सवाल यह है कि कौन सा अस्पताल कितना कमा रहा है। ये सब हमें बताएंगे हमारे साथी एंकर फवाद जैदी। कोरोना के नाम पर प्राइवेट अस्पतालों ने आवाम को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद से कराची तक निजी अस्पतालों की मनमानियां जारी हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ कोरोना मरीज से कमरे के 30 से 40 हज़ार रुपये, कराची में 30 हज़ार से 1 लाख रुपए, लाहौर में 40 से 50 हज़ार और पेशावर में 14 से 16 हज़ार रुपये यौमिया चार्जेस दिए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में कोरोना के मरीज़ के लिए दवाओं का खर्च बनता है जनाब 60 हज़ार रुपये, कराची में 30 हज़ार से 1 लाख रुपए, लाहौर में 60 हज़ार और पेशावर में 20 से 30 हज़ार रुपये वसूल किए जा रहे हैं। सीनियर डॉक्टर के एक विज़िट की फ़ीस देखें तो ये इस्लामाबाद में 5 हज़ार रुपये, कराची में 3 से 10 हज़ार रुपये, लाहौर में 6 हज़ार रुपये और पेशावर में औसतन 2500 रुपये वसूल की जा रही है। कोरोना के टेस्ट के हर शहर में तकरीबन 8 हज़ार रुपये वसूल किए जाते हैं और आम तौर पर ये टेस्ट 3 बार किया जाता है। दीगर टेस्टों की मद में इस्लामाबाद में 50 हज़ार से 70 हज़ार, कराची में 10 हज़ार से 60 हज़ार, लाहौर में 60 से 80 हज़ार और पेशावर में 40 से 60 हज़ार रुपये वसूल किए जाते हैं। खुदा न खास्ता मरीज़ अगर वेंटिलेटर पर चला जाए तो इस्लामाबाद में वेंट के 30 से 55 हज़ार, कराची में 15 से 50 हज़ार, लाहौर में 50 हज़ार और पेशावर में 15 से 20 हज़ार रुपये यौमिया चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। इसी तरह 14 दिन तक अस्पताल में रहने पर इस्लामाबाद में मरीज़ से 8 से 10 लाख, कराची में 8 से 20 लाख, लाहौर में 10 से 14 लाख और पेशावर में 8 से 10 लाख रुपए ऐंठ लिए जाते हैं। इसके अलावा मरीज़ को अस्पताल में दाखिल कराने के लिए 2 लाख से 10 लाख रुपए एडवांस भी जमा कराना पड़ता है, जिसके बगैर ये निजी अस्पताल किसी मरीज़ को दाखिल भी नहीं करते। तो जैसे हम बार बार जोर दे रहे हैं ना इस बात पर कि वेंटिलेटर्स कितने, कहाँ, और फिर उसमें अब ये नया मामला कि उसकी फैसिलिटी अगर आपको चाहिए तो फिर आपको पैसे कितने रखने हैं जेब में ताकि आप जेब वहाँ जाकर हॉस्पिटल में खाली कर सकें। हम इसी सब के ऊपर बात करेंगे। मुख्तलिफ शहरों से हमारे रिपोर्टर्स हमारा साथ देंगे। पहले होगी कराची की बात, फैसल खान हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। फैसल, सिचुएशन क्या है? कोरोना टेस्टिंग, वेंटिलेटर फीस, डॉक्टर की फीस, क्या क्या रेट्स इन लोगों ने तय करके रखे? देखें किरण, ये जो वेंटिलेटर्स की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये वेंटिलेटर बिल्कुल आखिर में होता है कि अगर किसी ने खुदा ना खास्ता कोई चांस नहीं रहा तो उसको फिर वेंटिलेटर पे लाया जाता है। लेकिन उससे पहले ही ये हाल है कि कोरोना की वजह से इन प्राइवेट हॉस्पिटल ने जो एक माफिया का रूप इख्तियार कर गए, ऐसा हाल किया है कि उनकी जो मरीज़ के अहले खाना होते हैं वो वेंटिलेटर पे जाने से, उनका मरीज़ पहले वेंटिलेटर पे तो बाद में जाएगा, वो लोग माली तौर पर वेंटिलेटर पे समझ लें वो आ जाते हैं। ये हम डॉक्टर्स की बुराई नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर्स को सल्यूट कर रहे हैं कि डॉक्टर्स तो खैर अपना काम कर रहे हैं। हम इस वक्त जो स्पेसिफिक बात कर रहे हैं वो माफिया है, वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मालकान हैं जिन्होंने इसको प्योर बिजनेस बनाकर ऐसा धंधा बना लिया कि इस बुरे वक्त में भी वो लोगों की जेबें इस तरह खाली कर रहे हैं कि लोग खून के आंसू रो रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर आप किसी हॉस्पिटल्स में जाएं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, चाहे वो क्लिफ्टन से शुरू करें चाहे स्टेडियम रोड पर बड़े बड़े चैरिटी के नाम पर अरबों रुपए की ज़मीन लेने वाले हॉस्पिटल हो, उनका हाल ये है कि एडवांस 2.5 लाख रुपए शुरू होता है। आप इनसे किसी से भी पूछें तो पहले कहेंगे कि आप पहले दिन का खर्चा 1.5 से 2.5 लाख रुपए ध्यान में रखें। अगर आप क्लिफ्टन पे चले जाएंगे तो क्लिफ्टन के हॉस्पिटल पे आपको बताया जाएगा कि जनाब 10 लाख रुपए एडवांस देंगे तो हम आपके मरीज को एडमिशन देंगे, वरना एडमिशन नहीं होगा। ठीक है फैसल, बहुत हाई चार्ज किया जा रहा है, लेकिन मुझे फैसल ये बताइएगा कि ये वो हॉस्पिटल्स हैं जहां पे अगर हम रूटीन में भी जाएं, किसी और इलाज की गर्ज से भी जाएं तो चार्जेस ज़्यादा होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इस तरह के चार्जेस होते हैं, बट ज़्यादा होते हैं। मुझे ये बताएं जस्टिफिकेशन क्या है इनके पास, आखिर ऐसा क्या खर्चा आ रहा है कि जिसकी वजह से इतने चार्जेस लिए जा रहे हैं? देखिए, जब हमारे हुक्मरान यही कहने लगे हैं कि वो अगर सर्विसेज दे रहे हैं तो वो चार्जेस कर सकते हैं,
हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में वो लोग जाते क्यों हैं, सरकारी में क्यों नहीं आते? सईद गनी साहब का तो जब तज़किरा आपने कर दिया, हुक्मरानों ये को बात डिफेंड- हमें भी समझ नहीं आई कि वाकई ऐसी बात उन्होंने की क्यों। फैसल साथ रहेगा, आप तो हमें कराची की सिचुएशन से मुतालिक आगाह कर रहे हैं। इस्लामाबाद का रुख भी कर लेते हैं। वैसे इस्लामाबाद से खबर तो ये भी है, कुछ देर पहले जफर मिर्जा साहब ने कहा है कि अब वहाँ भी हेल्थ केयर कमीशन जो भी उसका रिस्पेक्टिव बॉडी होती है वो बनाई गई है और अब वो कल से काम शुरू कर देगी कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है। लेकिन अभी अगर वेंटिलेटर चाहिए या डॉक्टर से चेकअप कराना हो किसी कोविड-19 के पेशेंट का, तो क्या खर्च आता है, ये हमें बताएंगे अरहम खान। बिल्कुल, अगर हम बात करें मुल्क में वेंटिलेटर, तो पेंडेमिक आने से पहले वेंटिलेटर की कीमत थी 25 से 50 लाख, लेकिन जैसे ही ये वबा पूरी दुनिया में फैली तो वेंटिलेटर की प्राइस को भी पर लग गए और अब जो एक वेंटिलेटर है वो 50 से 70 लाख रुपए में मिल रहा है। अब हम अगर ये बात करें कि निजी अस्पताल वेंटिलेटर के चार्जेस कितने ले रहे हैं, तो अगर आपकी जेब में ढेर सारी रकम है तभी आप एक निजी अस्पताल में जा सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता मरीज को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है तो आपको सबसे पहले 5 से 7 लाख रुपए एडवांस देना होता है। बिल्कुल, एडवांस की रकम अगर आप जमा कराएंगे तभी आपका मरीज वेंटिलेटर पर जाएगा। कुछ जो अस्पताल हैं वो तो एक दिन वेंटिलेटर का 80,000 भी चार्ज कर रहे हैं, बाकी जो हैं वो 55,000 और 50 से 55,000 एक दिन का जो चार्जेस हैं वो वेंटिलेटर के ले रहे हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तभी आप निजी अस्पताल में जा सकते हैं। और अगर हम ये बात करें कि बेड्स कितने हैं निजी अस्पताल में, तो हमें ये कहना होगा कि अब कोई भी बेड दस्तयाब नहीं है। अगर आप अपने मरीज को निजी अस्पताल में लेके जाएंगे तो आपको कहा जाएगा कि हमारे पास कोई बेड नहीं है। तो बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है जो कोरोना की वजह से इस्लामाबाद में हम देख रहे हैं। जी ठीक है अरहम, थैंक यू, आप अपडेट कर रही थी। तो अब मामला ये है कि इतना सारे सर्विसेज के ऊपर इतने सारे चार्जेस, लोग परेशान हैं। तो अब इस सिलसिले में हो क्या सकता है, बहुत सारे सवाल मेरे और आपके जहनों में, हम उसी का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर शुएब खान, आप CEO पंजाब हेल्थ कमीशन है, हमको ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ये फरमाइएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स मनमानियाँ कर रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं, चार्जेस वो बढ़ा देते हैं, वेंटिलेटर चार्जेस बढ़ा दिए गए, जैसे बढ़ाए गए कुछ रेट्स हमने भी आपको बता भी दिए, आपके इल्म में भी होगा। अब ये बताइए कि इस सिलसिले में किया क्या जा सकता है और हेल्थ कमीशन इसे रोकने के लिए करंटली आप लोग कर क्या रहे हैं? अच्छा, मैं आपने तो जो कराची और इस्लामाबाद की बात की, मैं उस पर बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के हवाले से सिर्फ पंजाब की मैं बात प्लीज़ आप उसी के बारे में बता दीजिए। देखें, जी, पंजाब में हमने जब ये कोरोना शुरू हुआ मार्च में, तो हमने एंड ऑफ मार्च सारे प्राइवेट हॉस्पिटल को इनलाइन कर दिया था कि उन्होंने गवर्नमेंट का बर्डन शेयर करना है। अब हमने उस वक़्त उनसे जो रेट प्री कोरोना सिचुएशन के रेट्स थे वो हमने उनसे रेट्स लेके अभी हमारे पास मौजूद हैं, वो हमने फ्रीज़ कर दिए हुए। पंजाब के अंदर अब 2 बड़े शहर हैं जिसमें ज़्यादा हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लाहौर और रावलपिंडी। यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को किसी सूरत में भी हम जो प्री कोरोना उनके रेट्स से उनसे ज़्यादा चार्ज नहीं करने दे। सर शेयर कर सकते हैं, लाहौर की आपने एग्जांपल कोट कर दिए, तो लाहौर में एक रूम के चार्जेस क्या है कोरोना पेशेंट के प्राइवेट हॉस्पिटल में? ऑफ हैंड मैं हर हॉस्पिटल का नहीं बता सकता, बट रेंज है आइसोलेशन बेड्स के। जी, आइसोलेशन बेड्स जो हैं जहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह और सारे वेंटिलेटर्स की ज़रूरत नहीं होती, वो वेरी करती है 5,000 से 10,000 डिपेंडिंग अपॉन द सर कथा कलामी की माजरत, आपने जो फिगर दिया सर, हमारे रिपोर्टर के फिगर्स कुछ डिफरेंट है। मैं चाह रहा हूं कि हम वो आपको दिखा देते हैं कि हॉस्पिटल की सिचुएशन क्या है लाहौर की। पूरी बात मेरी सर, मैं प्लीज आप कंटिन्यू जरूर कीजिएगा। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। नहीं, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, आप प्लीज इसको कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन सिचुएशन क्या, आपने कहा ना कि हमने पहले कराची और इस्लामाबाद की बात की, मैं लाहौर की बात कर लेता हूँ। दानियाल उमर की तरफ चलते हैं और उनसे जान लेते हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या। दानियाल, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शुएब भी, लेकिन प्लीज बताइएगा कि इस वक्त लाहौर में क्या चार्जेस हैं वेंटिलेटर के, क्या चार्जेस हैं अगर किसी को रूम चाहिए, दवाओं का खर्चा, टेस्टिंग के हवाले से शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की वबा में जहां सरकारी अस्पताल मरीजों का इलाज करने में मगन हैं,
वहीं पर निजी अस्पताल भी मरीजों का इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन पैसे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। अगर वेंटिलेटर्स की बात की जाए तो वेंटिलेटर्स की किल्लत होते हुए नज़र आ रही है, जिसके बाद जो लोग वेंटिलेटर्स को अफोर्ड कर सकते हैं अपने पेशेंट्स के लिए, वो रुख करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल का। लेकिन वहाँ पर जाकर उनके साथ सिचुएशन ये होती है कि उनको एक कैटेगरी के जो अस्पताल हैं लाहौर के अंदर, वहाँ पर तकरीबन 50,000 रुपये तक यौमिया वेंटिलेटर पर अपने मरीज को रखने का अदा करना पड़ता है। 50,000 रुपये यौमिया अदा करने वाले जितने भी दिन अपने मरीज को रखें, उसी तरह उनको जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। लेकिन ये कीमत सिर्फ वेंटिलेटर पर रखने की है। इस कीमत में जो अलग कमरे का खर्चा है, कंसल्टेंट की फीस है, ब्लड टेस्ट हैं, या फिर आपका 3 टाइम का खाना है, वो इस तमाम तर चीज़ में शामिल नहीं किया जाता। तकरीबन 13 निजी अस्पताल हैं लाहौर के जो इस टाइम इलाज कर रहे हैं कोरोना वायरस के मरीजों का। 22 ऐसे मरीज हैं जो कि लाहौर के निजी अस्पतालों में वेंटिलेटर के ऊपर दाखिल हैं। इसी के साथ साथ अगर पूरे पंजाब की बात की जाए तो 118 कुल मरीज जो हैं वो वेंटिलेटर्स पर दाखिल हैं। सरकारी जो अस्पताल लाहौर के अंदर मौजूद हैं उनमें तकरीबन 127 वेंटिलेटर मौजूद हैं। हुकूमत से जब ये सवाल किया जाता है कि प्राइवेट अस्पताल क्यों इतने पैसे चार्ज कर रहे हैं, तो हुकूमत का ये कहना है कि फ़िलहाल तो उनको रेगुलेट करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम लोगों का भी यौमिया इतनी ही कॉस्ट आती है जितने के प्राइवेट अस्पताल चार्ज कर रहे हैं। दानियाल, बेहद शुक्रिया। जो स्टैट्स थे आपने हमारे सामने रखे। डॉक्टर शुएब साहब, प्लीज़ अपनी बात भी कंप्लीट कीजिएगा। आप उससे पहले जिस तरह बता रहे थे कि आप क्लियर करना चाहते हैं कि ज़रा आपने कहा कि फ्रीज़ कर दिया, आप प्लीज़ शेयर कर सकते हैं ये रिपोर्ट सुनने के बाद, ये गुफ्तगू सुनने के बाद? जी, ये जो इन्होंने बताया ना वेंटिलेटर का पर डे कॉस्ट 50,000, आई थिंक इससे बड़ा कोई कारनामा हो नहीं सकता। आप बाकी बड़े शहर उठा के देख लें, कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है। मैं इवन इस्लामाबाद की बात करें जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, 2 लाख से 2.5 लाख पर डे का ख़र्चा आ रहा है। मैंने आपको जिस तरह कहा कि ये फ्रीज़ कर दिए, हमने वेंटिलेटर के चार्जेस जो हमारे पास फ्रीज़ हैं वो वेरी करते हैं 30,000 टू 50,000। 50,000 से ऊपर जो कैटेगरीज़ के हिसाब से जिस हॉस्पिटल जिस कैटेगरी में आता है उसका जो रेट हमने फ्रीज़ किया हुआ है उससे 1 पैसा भी चार्ज नहीं करते। और हमने ये वाइडली सर्कुलेट किया हुआ हमारी वेबसाइट पे मौजूद है कि कोई ऐसा बंदा जो हमारा कंप्लेंट मैनेजमेंट ऑनलाइन सिस्टम है उसके अंदर आके कंप्लेंट करे एविडेंस से कि ये जनाब आपका फ्रीज़ किया हुआ फ़लाँ हॉस्पिटल का 40,000 रेट है और मैंने 60 दिया है जी, तो देन हम उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज दिन तक हमें एक कंप्लेंट भी ऐसी वसूल नहीं। सर आपने कहा आज दिन तक एक कंप्लेंट वसूल नहीं हुई। सर प्लीज सवाल भी ले लीजिएगा। आपने खुद अभी क्योंकि कहा कि ये तो बड़ा कारनामा है और आपने दीगर शहरों की एग्जांपल दिया। सर मैं कोट कर देता हूँ फिगर्स आपके सामने। सर कराची में 15 से 50,000 रुपये वेंटिलेटर जो ऐड हो जाता है उस प्राइस में। लाहौर का हमने शेयर कर लिया। पेशावर में 15 से 20,000 रुपये है सर, 50 से बहुत कम है। आपने इस्लामाबाद की बात की, वहाँ पर 30 से 55 है। सर कारनामा नहीं है। अगर लाहौर में ये रेट है सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कारनामा नहीं है सर। देखिए आप जो रेट का जिक्र कर रहे हैं ना, दिस इज इम्पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज वेंटिलेटर का अपना खर्चा। आप सिर्फ वेंटिलेटर को मत देखें, वेंटिलेटर पे आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है। लाइक अगर ऑक्सीजन 15 लीटर्स पर मिनट चाहिए तो वो 24 घंटे की 21-22 हज़ार लीटर ऑक्सीजन चाहिए। फिर डिस्पोजेबल आइटम्स, अब आप ये देखें कि डिस्पोजेबल आइटम्स जो आज से 6 महीने पहले रेट थे, जो सारे इंपोर्ट हो रहे हैं, वो आज से उनका डबल रेट हो गया। मगर उसके बावजूद हम पहले वाले कोरोना से पहले वाले रेट से जो फ्रीज किए हुए हैं उससे कतन ज्यादा नहीं। सर यानी कोरोना से पहले भी रेट 50,000 ही था। 20,000 ये रूम चार्जेस हैं। नहीं सर, मैं जो चार्जेस बता रहा हूँ, चार्जेस से जब ऐड हो जाते हैं ना, अगर वेंटिलेटर रिक्वायर्ड तो है। एनीवेज मुझे ये बताएं, आप क्योंकि कह रहे हैं फ्रीज चार्जेस हैं सर, ये 50,000 जो लाहौर में वसूल किए जा रहे हैं, कोरोना से पहले इतने ही वसूल किए जाते थे? इतने ही। ये मैं आपको एविडेंस दे सकता हूं। अब तो सर वबा आ गई ना, वो पेंडेमिक है, अब तो आलमी वबा है सर। कहीं कुछ तो सहूलत होनी चाहिए एक आम आदमी के लिए, क्योंकि कोरोना सबको बराबर हो रहा है। वो अमीर गरीब और पॉकेट का साइज नहीं देख रहा सर।
देखिए, और अगर आप लोग अच्छे अभी जो एग्जांपल्स आपने बात देंगे की, सर, वही बात मैं- वो फिर दूसरे सूबों में भी होगा। फिर एक जो कराची में बैठा हुआ शख्स है सर, वो भी ये कहेगा कि देखो लाहौर में या पंजाब में ऐसा हुआ है, तो फिर आप मुझे सहूलत दीजिए। सर प्लीज। देखिए, मैं एक आम आदमी की जब बात करते हैं ना, तो आम आदमी में अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जिस तरह के आपके रिपोर्टर ने कहा कि 40, 50 या 60 मरीज़ हैं, इससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा सरकार के हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं। और ये भी मैं आपको बताता जाऊं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डेली की बेसिस पे अपनी कैपेसिटी को एनहांस कर रही है। जूं पेशेंट्स का लोड बढ़ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपनी कैपेसिटी, हालांकि वो मेरा काम नहीं है, मेरा काम सर्विस प्रोविजन नहीं है, मैं सिर्फ आई एम रेगुलेटर, मैंने सिर्फ सर्विस को रेगुलेट करना है, मैंने स्टैंडर्ड्स को देखना है कि कहीं पे मेल प्रैक्टिस ना हो, अनएथिकल चीज़ें ना हो, ये मेरा काम है। अब सर्विस प्रोविजन गवर्नमेंट का काम है और गवर्नमेंट अपनी कैपेसिटी एनहांस कर रही है। मैं अब छोटी सी मिसाल देता हूँ। 3 दिन पहले टोटल पंजाब का 8,500 था टेस्टिंग कैपेसिटी, परसों 9,500 था, कल 10,000 था और आज 11,000 को पहुंच गया है कि जूं कैसेस ज्यादा आ रहे हैं, गवर्नमेंट अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है। सर आपने कहा कि आपका काम है रेगुलेट करना, आपने खुद भी कहा कि जहां अनएथिकल प्रैक्टिसेस उनको देखना है। सर, अगर एक प्राइवेट हॉस्पिटल एक ऐसे मरीज से कहे जिसकी बिल्कुल इस वक्त हालत बहुत खराब हो कि आप 10 लाख रुपए जमा कराएंगे तो आपको एडमिशन मिलेगा, दिस इज एथिकल? दुनिया में कोई आप ऐसा को कारोबार बता दें कि ये बगैर एडवांस लेके देखें। प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं वो फॉर प्रॉफिट हैं, वो बिजनेस अपना कर रहे हैं। अब ये कभी भी नहीं हो सकता कोई भी सर, पाकिस्तान का एक शहरी मर रहा हो, गवर्नमेंट फैसिलिटी में स्पेस ना हो, उसे मजबूरन प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़े, पैसे उसके पास ना हो, तो वेयर इज गवर्नमेंट? नहीं, देखें ये ऐसी सिचुएशन बिल्कुल नहीं होती कि एक मरीज़ मर रहा है और पंजाब के किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाएं और उसको कहें जी हमारे पास जगह नहीं, आप ले जाएं प्राइवेट वाले कहें जी कि आप 10 लाख रुपए जमा कराएं। ऐसा नहीं। पंजाब हॉस्पिटल्स में गो के फुल कैपेसिटी पे चल रहा है, मगर सीरियस पेशेंट्स जो आते हैं उनको हर हाल में एक परसेंटेज ऑफ बेड ऐसे सीरियस पेशेंट्स के लिए रखी जाती है। That means कि स्पेस अभी भी है, तो मामला आपकी नजर में खराब नहीं पंजाब में। लास्टली मुझे बता दें, आपने खुद अभी कहा कि एक कंप्लेंट भी नहीं आई। सर, अगर कंप्लेंट आती है आपके पास कि कोई ऐसा हॉस्पिटल है जो कि बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा है, टेस्टिंग की मद में बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा है, रूम चार्जेस की मद में बहुत चार्ज कर रहा है, वेंटिलेटर में, एक्शन होगा, फौरी होगा? डेफिनेटली होगा, फौरी होगा। और इसको भी छोड़े आप, इससे पहले जाएं कि हम तो हॉस्पिटल्स को इस वक्त 53 हैं, कल 2 हॉस्पिटल और ऐड हुए हैं 55, आज एक और हॉस्पिटल हो रहा है। हम तो हॉस्पिटल्स को स्ट्रिक्टली वार्न किया हुआ है कि अगर आप, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो कोरोना के पेशेंट नहीं ले रहे, हमने स्ट्रिक्टली वार्न किया हुआ है कि आपने 2 दिन 3 दिन के अंदर शुरू करने हैं। और हम पिछले 2 दिन पहले हमने लाहौर में 3 हॉस्पिटल्स के खिलाफ एक्शन लिया कि आप कोरोना के पेशेंट क्यों नहीं ले रहे। कल वो हॉस्पिटल पेशेंट्स लेना शुरू, आज एक और हॉस्पिटल शुरू कर। ठीक, ये तो बड़ी अच्छी बात है सर, क्योंकि जितने ज्यादा हॉस्पिटल्स कोरोना पेशेंट लेंगे, जितने ज्यादा हॉस्पिटल में कोरोना वार्ड होंगे, उतनी चीजें बेहतर होंगी, बिकॉज हमारे पास पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है। थैंक यू सो मच सर, साथ मौजूद थे आप, बड़ा अच्छा आपने किस तरीके से किया कि बहुत से हॉस्पिटल्स अब ऐड कर रहे हैं, और इसके साथ साथ आपने ऑन रिकॉर्ड कह दिया कि जहां से कंप्लेंट होगी डेफिनेटली उसके खिलाफ एक्शन होगा, क्योंकि जाहिर है हम भी रिपोर्ट करते चले जाएंगे। और आप प्लीज फॉर व्यूअर्स के अगर कहीं ऐसा होता है जहां पे ओवर चार्जिंग है तो प्लीज टॉक टू अस और हम इसको रिपोर्ट करेंगे। एनीवेज, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नए दिन में नए सिरे से खुशामदीद। अमरीकी रियासत अलाबामा, इसके समुंदर पर एक खतरनाक तूफानी बगोला ज़मीन से आसमान तक पानी और हवा दायरे में घूमता दिखाई दिया। पानी में गर्द व गुबार के इस तूफान को साहिल किनारे से देखने वाले अफराद खौफज़दा हो गए। कुछ ने अपना मोबाइल निकाला झट से और फिर रिकॉर्ड की वीडियो, और फिर इस वीडियो को सबने देखा है और इसमें ये देखा जा सकता है कि पानी के साथ बगुले आसमान भी मुकम्मल तारीकी में डूब गए हैं। तूफ़ानी समुंदरी बगुले की वीडियो इंटरनेट पर हज़ारों अफराद देख चुके हैं, दहल चुके हैं, डर चुके हैं।
वैसे ऐसे वीडियोस ज़ाहिर है हर जगह से तो किरण हम रिपोर्ट करते ही हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई मामला, ऐसा कोई माहौल, ऐसा कोई मौसम पाकिस्तान में हो तो उसमें क्या होता है? क्या होता है? टिकटॉक बनता है। टिकटॉक बनते हैं, बहुत ज़्यादा बनते हैं। यानी आजकल टिकटॉक के जो मसरूफ़ कहना चाहिए स्पॉट्स थे, जैसे कि कराची में फेयर हॉल, वहाँ पर हम नहीं देख रहे, वहाँ पर रश उस तरह का नहीं होता। एनीवेज टिकटॉक जिस पर हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी वीडियोस होती हैं जिसका कोई हमें हासिल उसूल नज़र नहीं आ रहा होता, बट एट द सेम टाइम कुछ है। बट एट द सेम टाइम अगर इसको आपने इस तरीके से इस्तेमाल करना हो कि उसका फ़ायदा हो, तो उसकी एग्जांपल हमारे पास है। एक उस्ताद ने बच्चों को पढ़ाने की इस तरीके से ठानी कि उनके लेक्चर के जो फॉलोअर्स की अब तादाद है 6 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। दैट टू ऑन टिकटॉक। न्यूयॉर्क के 16 साल, अच्छा बड़ी वेरी यंग 16 साल एलेक्स, इन्होंने टिकटॉक को भी साइंस और रियाजी की तदरीस के लिए इस्तेमाल किया है। एलेक्स की खास बात यह है कि वो मुख्तसर और जामे सबक तैयार करते हैं। ज़ाहिर टिकटॉक पे इतनी लंबी वीडियो बनाएंगे तो कोई देखेगा भी नहीं, तो उन्हें अब टिकटॉक ट्यूटर का खिताब मिल चुका है। ज़बरदस्त पाकिस्तानी होते तो मैं फौरन शो में बुलाता है इनको। कोशिश करेंगे, वैसे शायद कर डालें आप, मैं छुट्टी करूंगी। एक बार फिर कोरोना ही से मुतालिक हम बात करते हैं। रोज़ाना पाकिस्तान में अब हम देखते हैं कि हज़ारों केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और जो अमवात की शरह है, ऑल्दो वो डिफरेंट है हर सूबे की, बट उसमें हम देख रहे हैं कि अब ग्राफ ऊपर जा रहा है। द क्वेश्चन इज, क्या मुल्क भर में, खास तौर पर सिंध में, लॉकडाउन दोबारा सख्त होने वाला है? कि गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई और ये कहा जा रहा था कि शायद 15 तारीख से एक नया लॉकडाउन होगा, सख्त लॉकडाउन होगा, 15 जून से आगे लॉकडाउन होगा। द क्वेश्चन इज कि वाकई ऐसा है या कि ये सिर्फ स्पेकुलेशन है? तो इस अहम सवाल और ज़्यादा जो दीगर मामलात इस वक्त सिंध से रिलेटेड हैं उस पर हमें ज्वाइन किया है सूबाई वज़ीर इम्तियाज़ शेख साहब ने। बेहद शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर प्लीज़ क्लियर कीजिएगा, 15 जून के बाद क्या सिंध हुकूमत कर्फ्यू लगाने जा रही है? क्या कर्फ्यू लगेगा? ऐसे की ऑप्शन ज़ेरे गौर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह की कोई भी सूरत हाल नहीं है जिसमें कर्फ्यू लगाने की कोई सोच हो या कोई बात हो। सूरत हाल तो वैसे बहुत ख़राब है। सिंध हुकूमत जो कह रही थी वो सही साबित हुआ। आपने देखा कि वफाकी हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से यहाँ ओपन किया, उसको रिलैक्स करवाया लॉकडाउन को, उसके बाद अस्पतालों में अभी इतने मरीज़ हो गए हैं कि मतलब जगह नहीं है, बेड नहीं है। तो उस हवाले से मतलब ये ऑप्शंस मुख्तलिफ होते रहें, सोच में आते रहें कि सख्ती की जाए और दोबारा लॉकडाउन किया जाए। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि ये मरकज़ी हुकूमत के साथ और जो बनी हैं कमेटीज़ NCOC और NCC, जिसमें मुख्तलिफ इदारे भी हैं, चारों सूबे भी हैं, मरकज़ भी है, वो मिल बैठ के फ़ैसला करते हैं। और उसमें कोई फ़ैसला ऐसा हुआ जो कि मतलब पूरे पाकिस्तान के लिए होगा तो डेफिनेटली फिर वो हम सब अमल करेंगे। लेकिन इस वक्त फ़िलहाल सिंध गवर्नमेंट का ये सोच नहीं है कि कर्फ्यू लगाया जाए या इस तरह सख्त की जाए। लेकिन तफ्शीश ज़रूर है सिंध हुकूमत को, क्योंकि जिस तरह लोगों का रश, लोगों की भीड़ मार्केटों में, बाज़ारों में, दुकानों में नज़र आती है और SOPs पे अमल कम होता नज़र आता है, तो उससे मतलब जिस तरह अभी केसेस बढ़े हैं इससे ज़्यादा बढ़ने का अंदेशा है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगियों के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। उस पर हमें उनको SOPs को सख्त करने का तो सोच सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल कर्फ्यू का नहीं। जब भी फैसला होगा पूरे पाकिस्तान का एक साथ ही होगा और वो जो कमेटीज़ बनी हुई हैं उनके फैसले के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में एक साथ ही वो फैसला। सर एक तरफ तो आप लोग ये कह रहे हैं ना कि हम इस बारे में सोच सकते हैं, दूसरी तरफ एक फैक्ट ये भी है कि किसी भी मार्केट में SOPs पर अमल होता दिखाई नहीं दे रहा। अवाम खुद मौका दे रहे हैं कि फिर से पाबंदियाँ सख्त हों, ऐसा ही हो रहा है सर? देखिए जी, अवाम को तो हम बार बार अपील कर रहे हैं। CM सिंध, वज़ीर आला सिंध ने बार बार उनको रिक्वेस्ट की, हाथ बांध के भी रिक्वेस्ट की। हम भी उनको रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि ये जो आपस में इंटरेक्शन है, ये जो मिलाप है, जो ये जो रश है मार्केटों में, उससे उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है, आवाम की ज़िंदगियों को ख़तरा है। ये सिर्फ हुकूमतों का कोई इसमें कोई वो नहीं है कि हुकूमत को कोई फ़ायदा है लोगों को न मिलवा के या उनको घरों में बिठाने की बात करने से हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन ये उनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं। ये वबा ऐसी है जिसका कोई इलाज नहीं है और इसका एक ही इलाज है कि एहतियात करें, समाजी फासले रखें और वो एहतियाती तदाबीर करें, मास्क की और बाकी जो उनको WHO या हेल्थ डिपार्टमेंट इनको बताते रहते हैं। तो ये आवाम जो है वो ख़ुद भी समझे, वो भी स्टेक होल्डर है, उन्हीं की ज़िंदगी ख़तरे में है, वो ख़ुद सोचे कि उनके लिए बेहतर क्या है। हम तो कहते हैं, हम तो सख्ती भी करेंगे, हम तो कोशिश भी करेंगे, हम तो अपील भी करेंगे कि वो अपने फासले रखें और वो एहतियाती तदाबीर
इख्तियार करें, SOPs पे अमल करें और अपने आप को कम से कम इंटरेक्शन में एक दूसरे के साथ लाएं ताकि वो महफूज सही सर, आपने 2 बार कह दिया। आपने कहा कि SOPs जो है वो मज़ीद सख्त हो सकती हैं, आपने कहा कि मज़ीद सख्ती होगी, बट एट द सेम टाइम आप कह रहे हैं लॉकडाउन नहीं होगा। चलिए एक और मामले की तरफ हम आ जाते हैं। सर हम देखते हैं कि पेट्रोल, आटा, चीनी, ऐसे कई बहरान अब हम देख चुके हैं। सर जो कीमत का तयन करना होता है उसके प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ होती हैं, जब अगर हम अजनास की बात कर लें या शायद ज़रूरिया की बात कर लें, और हमने हॉस्पिटल्स की बात भी की थी कि वो रूम चार्जेस हों, वो वेंटिलेटर चार्जेस हों। सर इन सारे मामलात में वेयर इज चेक एंड बैलेंस? गवर्नमेंट ने करना है सर, इदारों ने करना है। देखिए जी, वैसे तो ये सब चीज़ें महंगी हो गई हैं, आपको पता है। जो भी चीज़ चीनी है, आटा है और बाकी भी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, महंगी हैं। लेकिन अस्पतालों में बहुत ख़राब सूरत हाल है। उस वजह से प्राइवेट अस्पताल आगे आए हैं, उनको मतलब ये मौका मिला है कि वो कोविड के पेशेंट्स जो हैं, कोरोना के पेशेंट्स का इलाज कर सकें। लेकिन उनकी जो कीमतें हैं, जो उनकी फ़ीस है, जो उनके अस्पताल के ख़र्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। उसका गवर्नमेंट ने नोटिस लिया है, ये हेल्थ केयर कमीशन को हिदायत भी कर दी गई है और इस पर और भी मज़ीद काम होगा ताकि उनकी प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सके, कीमतों को कम काबू में रखा जा सके, ताकि गरीब आवाम को वहाँ सहूलत, इलाज मुआलजे की सहूलत मिल सके। और ज़रूर इस पर कार्रवाई होगी और हम उनको एतमाद में लेकर भी उनको समझाने की कोशिश करेंगे और कीमतें फ़िक्स करेंगे। और अगर नहीं हुआ तो उस पर कानून साजी की ज़रूरत पड़ी तो वो भी कर लेंगे और किसी इक़दाम की ज़रूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। बेहद साथ मौजूद थे आप। विद ड्यू रिस्पेक्ट, जिस हेल्थ केयर कमीशन की बात आप कर रहे हैं, गुज़श्ता रोज़ हमारे रिपोर्टर मुदस्सिर नज़ीर वहाँ पर गए थे। हेल्थ केयर कमीशन के बाद ताले लगे हुए थे, कॉल की थी तो आगे से जवाब मौसूल नहीं हुआ था। हिदायत जारी कैसे हुई है ये मेरी समझ से बाहर है, लेकिन अगर एक्शन हो जाएगा तो फिर हम कहेंगे चलिए ठीक है, एक्शन हुआ और होना भी चाहिए। इस परचम के साए तले हम एक हैं। आपको पता है मैं क्या बात कर रही हूँ? रिलीफ का ऐलान होगा, रिलीफ मिलेगा नहीं। इस मामले में सब लगता है मुत्तफिक हैं, यहाँ से लेके वफाक तक। अब आप यही देख लीजिए ना, मुल्क में पेट्रोल सस्ता हो जाता है, लेकिन फिर क्या होता है? मसनूई किल्लत, दाम गिर गए, बेचने की ज़रूरत क्या है? आवाम को इस सिलसिले में कुछ नहीं मिला, 3 माह तक लॉकडाउन रहा। फिर पेट्रोल की किल्लत कैसे पैदा हो गई? स्टॉक क्यों नहीं किया गया? पेट्रोल की जो तलब है इसमें कमी पर मसनूई किल्लत का जिम्मेदार कौन है? क्या पेट्रोल माफिया भी सरगर्म है? अब एक आम आदमी लड़े तो किस किस माफिया से लड़े, करे तो क्या करे? और अगर हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी की बात कर लें, एक स्ट्रक्चर की बात कर लें, तो बहुत सारे सवाल हैं। किरण, सवाल तो हैं। एक मुझे आप जुमला ऐड करने दीजिए, बड़ा दिलचस्प सा जुमला है। एक मशवरा दिया गया इमरान खान साहब को कि आप पेट्रोल 20 रुपए कर दीजिए। अरे, क्योंकि मिलना तो वैसे भी नहीं है। अच्छा, तो खुश हो जाएंगे। ये आप ख्वाब दिखा गए। किरण, आप देखिए अगर वो कर दे 20 रुपए, कौन सा मिलना है, वाह भी हो जाएगी। खान साहब ने 20 रुपए पेट्रोल कर दिया। एनीवेज, आप कह रहे हैं अगले सीरियस भी ले लेते हैं, कह भी देते हैं, ले लें सीरियस, कहीं से तो मिलेगा ना। बट सिचुएशन वाकई बहुत सीरियस है। सिचुएशन वाकई किरण बहुत खराब है। जब आप पेट्रोल लेने जाते हैं तो वो कहते हैं जी पेट्रोल तो नहीं, हाँ अगर आपने हाई ऑक्टेन डलवाना है तो डलवा लें, या पुरानी कीमत पर लेना है तो ले लें। अब क्वेश्चन है कि क्यों किल्लत है, और हमने कल भी इस पर बात की थी। हमें इस वक्त ज्वाइन किए माहिर मौशियात मुजम्मिल असलम साहब ने। हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी राय क्या है इस मामले पर। बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कल हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि जब इंपोर्ट करना था तो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, और जब बैन हटाया तो उस वक्त प्राइसेस चेंज हो गई इंटरनेशनल, तो इसलिए जो कंपनीज थी उन्होंने इंपोर्ट किया नहीं। और अब तो ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 9-10 दिन का पेट्रोल रह गया जखीरा हमारे पास। सर, मुझे प्लीज बताइएगा कि इस सिचुएशन का जिम्मेदार है कौन? गवर्नमेंट है, जो कंपनीज हैं वो हैं? देखिए, हमारा जो निज़ाम है, जो हमारा पॉलिसी स्ट्रक्चर है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, और फिर उसके ऊपर जो फैसले करने वाले लोग आइसोलेशन में, ये है इस मुल्क में तमाम बहरानों का जिसे कहते हैं मंबा। पाकिस्तान में पेट्रोल की शॉर्टेज क्यों हुई? इसमें सबसे पहले तो ये कि हम आज कल भी आपने देखा होगा कि कैबिनेट कमेटी में फैसला हुआ कि तमाम कंपनियां जिन्होंने पेट्रोल नहीं मुहैया कर रही उनका लाइसेंस मंसूख कर लिया जाए। और वो तमाम का तमाम ऐसा लग रहा था कि मलबा जो है उन कंपनियों में डाल दिया। फिर दूसरा, ओगरा जो रेगुलेटर है उसने एक खत लिख के दे दिया कि जी वो लोगों ने पेट्रोल सस्ता हुआ तो इसलिए इस्तेमाल ज्यादा कर दिया उन्होंने, तो इसलिए जो है इस्तेमाल ज्यादा होने की वजह से जो है मुल्क में पेट्रोल शॉर्ट हो गया।
तो मतलब इस मुल्क में हमें कभी भी जो है ना कमी नहीं है इल्ज़ाम तराशी लगाने की दूसरे पे, और जो सबसे कमज़ोर है उसके साथ उसको जो है हम कोई ना कोई कुर्बानी का बकरा बना देते हैं। जी, कुर्बानी का बकरा बना देते हैं। अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है इस वक्त वो देखें, जैसे हर कारोबारी आदमी होता है वो अपने नफे और नुकसान तो मैनेज कर रहा होता है। इस महीने अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज तेल बेचती तो उनको जो है जेब से पैसे देने पड़ते, क्योंकि तेल आलमी मंडी में महंगा था और पाकिस्तान में सस्ता कर दिया गया। उसकी वजह ये कि अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो गया कि आलमी मंडी से महंगा है और पाकिस्तान में कैसे सस्ता कर दिया। पाकिस्तान में जो तेल की कीमतें होती हैं एक महीने पहले की आलमी मालियाती मार्केट की होती हैं, और वो अगले महीने जो है यानी कि एक महीने बाद उसके साथ वो जो है होता है। आपको याद होगा कि लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया बंद हो गई थी, तो तेल की कीमतें मंफी पे चली गई थी, $40 से भी। हाँ, तो पिछला महीना जो था यानी कि मई के महीने में आलमी मालियाती मार्केट में तेल की कीमतें $20-22 की थी और इस वक्त $40 की हैं। तो अब $40 की मार्केट में आप कह रहे हैं कि $20 की कीमतें रखें, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने अपने जखीरे जो है वो कम कर दिए, क्योंकि उनको पता था कि अगर हमने ज्यादा तेल मंगाया तो हम अपनी जेब से पैसे देंगे। तो ये हुकूमत को ये चीजें सोचनी चाहिए थी, ये वॉलेटाइल टाइम थे कि किस तरीके से इसको मैनेज करना है। ये मैनेज नहीं हो पाया सर, सॉरी बात कट रही, ये बस बात इतनी सी है कि उन लोगों से मैनेज नहीं हो पाया, या दरमियान में ये जो आम आदमी ना जो फौरन सोचता है इसके पीछे भी माफिया है, ऐसा भी है। हाँ, देखें आप दूसरी तरफ आपका पड़ोसी मुल्क इंडिया है। इंडिया ने क्या किया कि ये जो तेल की कीमतें जब नीचे गई, देखें उन्होंने कौमी मफाद को तरजीह दी आम आदमी के मफाद पे, और फिर वो कौमी मफाद आम आदमी के मफाद में तब्दील हो जाता है। उन्होंने क्या किया कि जब देखा कि इतनी तेजी से उतार चढ़ाव हो रहा है कीमतों का, तो उन्होंने जब देखा कि जब लोग भी लॉकडाउन में पेट्रोल का इस्तेमाल भी नहीं हो रहा, तो पेट्रोल की कीमतें नहीं गिराई और आलमी मालियाती मार्केट में जितना सस्ता तेल था अपनी पूरी जितनी भी उनकी स्टोरेज थी उसको भर लिया, ताकि मुल्क का फायदा हो जाए। सबसे पहले जब मुल्क का फायदा होगा तो आम आवाम के खर्च करने के लिए आसानी होगी। हमारे यहाँ क्या किया, क्योंकि वो हमारे मुल्क में पॉपुलिस्ट एक चलती है कि जैसे ही पीछे कम हुआ तो यहाँ पे इन्होंने धड़ाधड़ तेल की कीमतें गिरा दी। अब ये नहीं सोचा कि तेल की कीमतें तो गिरा दी, हम तेल को संभालेंगे कैसे, तो वो संभाल नहीं सके और ये सारा का सारा प्रॉब्लम हो गया। तो ये प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में, जो फैसला साजी करने वाले लोग हैं उनको ग्राउंड रियलिटी यानी हम इसको एक जुमले में कह सकते हैं कि मसला पॉलिसी का था। जी जी जी, ठीक। एक और बात बताइएगा सर, ये कहा जा रहा है कि अगर टैक्स कम कर दिया जाए, जो टैक्स की मद में गवर्नमेंट के पास इस वक्त अमाउंट जाती है, तो और यूज़र को उसी प्राइस पर मिले, तो जो कंपनीज हैं उनको इतना नुकसान नहीं है। ये चीज़ ठीक है? ऐसा हो जाए तो मामला सुलझ जाएगा? नहीं। उसका इसमें टैक्स का कोई मामला ठीक है। टैक्स एक अलग चीज़ है। कंपनीज को देखें, कंपनीज को क्यों नुकसान हो गया ये मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ। पाकिस्तान में आपको पता है बहुत सारी पेट्रोल की कंपनी है, PSO ये वो सारी। अच्छा, लेकिन जो PSO है वो जो पिछले महीने जितना तेल खरीदता है उसकी तेल की खरीदने की प्राइस पे जो है वो नई प्राइस निकाली जाती है। तो अब PSO ने अगर सस्ता खरीद लिया है और दूसरी कंपनी को अब उसी रेट पे बेचना है जिस रेट पे PSO ने खरीदा है, ये हुकूमत का प्राइस तय करने का फॉर्मूला है। ये निहायत ही गलत फॉर्मूला है। अब किसी कंपनी को क्या पता कि PSO ने कब कितने का खरीदा है, तो इस वजह से वो जो है ऊपर नीचे उनको जो है करनी पड़ती थी चीजें। अब कह रहे हैं कि एक नया फॉर्मूला पॉलिसी साजी में दिया गया है कि अब PSO को छोड़ते ही जो एक जरीदा होता है जो रोजाना की कीमत छापता है, उस जरीदे की एवरेज प्राइस पे आपने मंगाना है। तो सबको पता होगा कि भाई ये आज की एवरेज प्राइस क्या है, तो वो उस हिसाब से अपनी तेल की खरीदो फरोख्त कर यानी अब ये इस फॉर्मूले के तहत जब काम होगा तो मसला किसी कंपनी को भी नहीं होगा। ये अप्रूव नहीं हुआ, लेकिन अप्रूव नहीं हुआ, फिर मसला तो ये अप्रूवल का ही आ गया, मसला तो गवर्नमेंट का ही आ गया, मसला तो रेगुलेटर का ही आ गया। डिसीजन है तो वो ठीक नहीं है, पॉलिसी है तो वो ठीक नहीं है, और अगर ऑप्शंस है तो बस वो ऑप्शंस ही है। ये मसला है हमारे मुल्क में। और जो है जो बड़ी अच्छी बात की कि आप 20 रुपए का कर दें, ये एक्चुअली हो रहा है कि 35 रुपए का मिट्टी का तेल की कीमत हुकूमत ने निकाली है, जो 20 साल की सबसे सस्ती तरीन है, लेकिन किसी को 80 रुपए से कम मिल रही है। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस टुडे। और जिस तरह आपने भी कहा, अगला पॉलिसी का है। चलिए बढ़ते हैं आगे एक और अहम मौजू की जानिब।
आलमी इदारा सेहत ने बगैर अलामात वाले मरीजों से कोरोना के फैलाव पर यू टर्न ले लिया। याद होगा एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बात की थी कि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनसे कोरोना नहीं फैल रहा। अब उन्होंने मारा एक यू टर्न, उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि इस पर अभी बहुत रिसर्च होनी बाकी है, जो डाटा है वो नाकाफ़ी है। WHO के सीनियर अहदेदार हैं, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ जिनेवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कोरोना वायरस के बगैर अलामात वाले मरीजों से वबा का उनके इस बयान पर दुनिया भर के डॉक्टर्स और दीगर माहिरीन ने शकूक का इजहार किया। तो आज अपने बयान में उन्होंने वजाहत की है और कहा है कि बगैर अलामात वाले मरीजों से कोरोना का फैलाव एक पेचीदा मामला है और अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, हम कुछ ज़्यादा जानते नहीं हैं। मारिया ने कहा कि वो अपनी राय बयान कर रही थी और WHO की पॉलिसी का उससे कोई ताल्लुक नहीं था। दैट वाज प्योरली हर ओन क्या कहना चाहिए किरण, राय उनकी भी राय थी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, हक़ाइक़ राय से मुख्तलिफ। लेकिन ऐसा ओहदा अगर आपके पास हो तो फिर ऐसी पर्सनल राय आपको ऐसे देनी नहीं चाहिए। शुएब इकलौती यही थोड़ा है, इकलौती यही थोड़ी है और सिर्फ वहाँ की थोड़ी है, यहाँ वाले भी ऐसे ही कुछ करते चले आए हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारी बातें और फिर उसके बाद में अंदाजे। लेकिन ये तो देखिए मनसब क्या है, मनसब क्या किरण, दैट इज द रीजन कि WHO पर तनकीद थोड़ी सी हुई भी है कि कुछ समझ नहीं आती और WHO भी कंफ्यूज है, वो क्या कह देता है, कब कह देता है, कुछ समझ नहीं। बट एट द सेम टाइम बहुत सी ऐसी बातें WHO की तरफ से की गई हैं जो कि वाकई बहुत दुरुस्त हैं। और जिस तरह कुछ देर पहले मैंने शेयर किया था रिकमेंडेशंस, 6 रिकमेंडेशंस फॉर पाकिस्तान, ये बहुत ज़रूरी हैं, ज़ाहिर है इसको आप नेगेट कर नहीं सकते। चलिए ये तो हमने बात कर ली जो कि यू टर्न लिया गया है, उनकी तरफ का क्लैरिफिकेशन, और चलिए क्लैरिफिकेशन इसलिए भी देना जरूरी है। अदरवाइज होता किरण ये है कि लोग वो अपनी जो आपको बात पसंद आती है वो शेयर करते चले जाते हैं कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट से तो ट्रीट जो आपको समझ में आए। बहरहाल चैलेंजेस बहुत सारे हैं, सिर्फ और सिर्फ मालूमात का हुसूल ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब हम सिर्फ कोरोना के लिए इतने परेशान थे ना, कोरोना कम नहीं था कि कावासाकी भी आ गया। वालिदैन बच्चों को बचाएं तो बचाएं कैसे? हालिया दिनों में कोरोना के साथ कावासाकी की बीमारी भी फैल रही है। ये ख़ास तौर पर बच्चों में पाई जाती है, उनको मुतासर करती है। मुख्तलिफ ममालिक में ऐसे कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं। माहिरीन के मुताबिक ये बीमारी ख़ास तौर पर इन इलाकों में है कि जहाँ COVID-19 का फैलाव ज़्यादा है, वहाँ पर बड़ी तेज़ी के साथ में इसने बच्चों को मुतासर किया है। इस बीमारी में जिसमें खून के खिलियों में सूजन पैदा हो जाती है। इसकी मुख्तलिफ अलामात हैं, जैसे कि खुजली होती है, ख़ारिश होती है, आँखें लाल सी होने लगती हैं, तेज़ बुखार, जोड़ों में दर्द, हाथ और पैर इसमें सूजन। ये बच्चे परेशान, पेरेंट्स परेशान। अगर खुदा न खास्ता इस तरह की कोई भी अलामात है तो कंफ्यूज न हो, रुजू करें डॉक्टर से। ये बच्चों के लिए किस कदर ख़तरनाक है और पाकिस्तान में भी खुदा न खास्ता इसके केसेस हैं, सामने आ रहे हैं या नहीं, और इस तरह की अलामात हों तो फिर क्या किया जाए, इसी सब के ऊपर आज हम बात इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है CO सेहत कहानी डॉक्टर इफ़त ज़फ़र आगा साहिबा ने। बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। हमने कुछ तो बताया इस कावासाकी से मुताल्लिक, क्योंकि जितना हम पढ़ पाए हैं कि ज़ाहिर है अभी इसकी रीजंस अननोन हैं। थोड़ा सा आप शेयर कीजिएगा, जिस तरह किरण ने भी ये आखिर में सवाल उठाया कि क्या पाकिस्तान में ऐसे पेशेंट्स रिपोर्ट हुए हैं इस वक्त जबकि कोरोना का फैलाव है पाकिस्तान में? जी, तो अभी सिचुएशन ये है कि अगर मैं टोटल कोरोना नंबर्स की बात करूं, सिंध में तकरीबन 900 बच्चों को कोरोना न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है। 900 चिल्ड्रन इन सिंध हैव सफर्ड फ्रॉम कोरोना, जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। अच्छा, इसी वजह से जब हम ये बात करें कावासाकी या कावासाकी लाइक मूवमेंट का, इसका जानना इसलिए जरूरी है कि ऐसा लगता ये है कि अभी तक कोई इस तरह का केस रिपोर्ट हुआ नहीं है क्लियरली, या अगर बच्चे आए भी हैं तो वो शॉक की सूरत में आए हैं। शॉक यूजुअली कार्डियोजेनिक शॉक भी हो सकता है या सेप्टिक शॉक भी हो सकता है। कावासाकी लाइक मूवमेंट इस तरह से बच्चों में प्रेजेंट हो रही है जो कोविड या तो पॉजिटिव आए हैं या उनका कोविड का एक्सपोजर हुआ है। इसका मतलब ये है कि उनमें एंटीबॉडीज पॉजिटिव हुई। तो ये जानना और ये समझना इसलिए बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये बड़ी नई डिजीज है और ऐसा लगता है ये कि या तो अगर बच्चे इस तरह से इस कंडीशन के साथ प्रेजेंट हो भी रहे होंगे पाकिस्तान में तो शायद अभी हम फॉर्म नहीं थे, क्योंकि अगेन ये बड़ी नई कंडीशन। अच्छा, अगर मैं इंटरनेशनली भी बात करूँ तो एक जर्नल ने अभी 7 जून को ही इस डिजीज के बारे में एक आर्टिकल प्रिंट किया है। तो आप समझ सकते हैं कि एक आर्टिकल जो 3 दिन पहले आया, ये कितनी नई बीमारी। इसमें हो सिर्फ ये रहा है कि बच्चे जो कि नॉर्मली एक कावासाकी
5 साल या इससे कम उम्र के बच्चों में प्रेजेंट हो रही होती है। जो इस वक्त कावासाकी लाइफ एलिमेंट प्रेजेंट हो रही है, ये तकरीबन 9 से 10 साल के बच्चों तक की उम्र तक भी जा रही है। ये ओके, यानी बड़ी उम्र के बच्चों में भी अब फैल रही है। जी, तो जो बाहर जो ये स्टडी पब्लिश हुई है, ये 58 बच्चों के ऊपर एक स्टडी इन्होंने की है, जो कि इन्होंने इंपीरियल कॉलेज इंग्लैंड में की थी और ये अमेरिकन जर्नल में पब्लिश हुई है और ये 7 जून को ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। तो ये 58 बच्चों में से 45 बच्चों में कोविड पॉजिटिव था, या तो PCR पॉजिटिव था या एंटीबॉडी पॉजिटिव था। तो इधर और वन वे और दी अदर, या तो इन्हें करंटली कोविड था, कोरोना था, या इन्हें कोरोना का एक्सपोजर हो चुका था और इनके एंटीबॉडीज पॉजिटिव थे। और ये चीज़ बड़ी समझने की ज़रूरत है। और वहाँ पे डॉक्टर्स को लग ये रहा है कि आपका जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, ये ओवर ड्राइव में चला गया है इन बच्चों में, या ओवर रिएक्शन कर गया है। और इस ओवर रिएक्शन के सूरत में ये सारी एलिमेंट्स आई, जिसमें जो हम कावासाकी की मेन अलामात जिनको के बारे में बात करते हैं, जैसे आपकी स्किन पील होना शुरू हो जाती है, ये पूरी बॉडी पे रैश हो जाता है। बिल्कुल यही बताइए, बिल्कुल यही वाली बात बताइए। जो हमारे नाजरीन हैं हमारे साथ में हमें देख रहे हैं, ये प्लीज़ देखिए, गौर से देखिए ये इमेजेस भी, अगर इससे मिलती जुलती या ऐसी अलामात हैं तो प्लीज़ डॉक्टर से फौरी राबिता करें, अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर जाएं। आप डॉक्टर साहब आप फरमा रही थी, बता रही थी ये सारी की सारी अलामात के बारे में, हम ये इमेजेस दिखा रहे हैं। मैं ये चाह रही हूँ कि आप साथ के साथ में इसको अब ब्रीफ भी कीजिए। तो मैं आपको बताती हूँ जो ये इसमें अलामात आती हैं। जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि स्किन पील करना शुरू, रैशेस होना शुरू हो जाएंगे बॉडी पे, बच्चों की बहुत ज़्यादा रेडनेस होगी आईज में, टंग बहुत ज़्यादा सोलन होगी, बहुत रेड हो सकती है, लिप्स रेड सोलन क्रैक हो सकते हैं। और नॉर्मली कावासाकी एक बड़ी रेयर डिजीज़ है, ये यूजुअली जापानीज कोरियन एथनिसिटीज में ज़्यादा होती है। अच्छा, वैसे ही दुनिया भर में ये देखा जा रहा था कि ये बीमारी बढ़ती जा रही है दूसरे मुल्कों में भी, शायद इसलिए कि डॉक्टर ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, अब डायग्नोसिस अच्छा बना सकते हैं। बट अभी कोविड के साथ इसके बहुत ज़्यादा सिम्टम्स और बहुत ज़्यादा आउटब्रेक्स आ रहे हैं बच्चों में। जैसे मैंने एक स्टडी आपको एक्सप्लेन की यूके में, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में 202 बच्चों में ये एलिमेंट प्रेजेंट हुई और अनफॉर्चुनेटली 3 of those children died। तो यानी ये एक ऐसी सूरत हाल है कि ये भी बता दे, हो सकती है बच्चों, ये खतरनाक भी हो सकती है छोटे बच्चों के लिए। ये भी बता दीजिएगा, जिस तरह की एहतियात कोविड में करनी पड़ती है कि ये किसी दूसरे को नहीं लगे हमारी वजह से, वो स्प्रेड तेजी से होता है, तो इस मामले में कहीं ऐसा तो नहीं है? वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जी, अच्छा देखिए, कावासाकी नॉर्मली एक ऐसी बीमारी नहीं है जो आपको एक बंदे से दूसरे बंदे को लगती हो, कंटेजियस नहीं होती है। इसमें बेसिकली आपका इम्यून सिस्टम अफेक्ट हो जाता है। नॉर्मली जो ये बीमारी है इसमें होता ये है। अच्छा, ये जानलेवा क्यों हो सकती है? ये जानलेवा इसलिए हो सकती है क्योंकि नॉर्मली हमारी खून की शरियानों को अटैक करती है और बच्चों में ये जो हमारी कोरोनरी वेसल्स होती हैं, जो कार्डियक वेसल्स होती हैं, ये इनको अटैक करती है। उस सूरत में ये बड़ी डेंजरस हो सकती है। नॉर्मली भी जो कावासाकी बीमारी जिन बच्चों में होती है, उनका कार्डियक प्रोफाइल किया जाता है और उन्हें बहुत महीनों तक और कुछ कंडीशंस में सालों तक फॉलो अप किया जाता है कि ये बच्चे बड़े प्रोन होते हैं कि इन्हें अक्वायर्ड कार्डियक एलिमेंट्स शुरू हो जाएं बाद में, जब ये टीनेज लाइफ में या एडल्टहुड में आ जाए। इसमें एक कंडीशन होती है जिसमें हम कहते हैं एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म का मतलब ये होता है कि जो इनकी शरियान है दिल की, वो आप समझ लें उसमें बैलूनिंग होना शुरू हो गई, यानी होना शुरू हो गई, तो उसमें लीकेज के चांसेस होते हैं, उसमें आर्टरी के खुदा खासा फटने के चांसेस होते हैं, ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। तो अभी जब मैं जिन ये 3 डेथ्स की बात कर रही हूँ जो ये कावासाकी लाइक एलिमेंट में हुए हैं, जो कि कोरोना की वजह से बच्चों में अनफॉर्चुनेटली नजर आई है, तो उन तीनों में बच्चों को अनफॉर्चुनेटली कार्डियक इश्यूज हो गए और वो टाइम पे डायग्नोस नहीं हुए, इसलिए अनफॉर्चुनेटली दे हैड टू डाई। मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये कहूँगी कि क्योंकि ये कावासाकी लाइक डिजीज़ है, इन्होंने जो इसका नाम दिया है, इन्होंने इसका नाम दिया है पीडियाट्रिक इन्फ्लेमेटरी मल्टी सिस्टम सिंड्रोम। तो जो अभी इंटरनेशनली इसके बारे में बात कर रहे हैं, जो ये आर्टिकल भी प्रिंट हुआ है या ये रिसर्च कर रहे हैं, तो ये सस्पेक्ट करें, इसको नाम दे रहे हैं PIMS PIMS के तौर पे, या पीडियाट्रिक इन्फ्लेमेटरी मल्टी सिस्टम सिंड्रोम। और ये बड़ी नई चीज़ है। आई थिंक अब अगेन
जिस तरह कोरोना हमारे लिए बड़ा नया था, उसको समझने में बड़े महीने लगे। तो इसमें भी वक्त लगेगा इसको समझने में, लेकिन इसके सिम्टम्स तो अभी तक हम जैसे समझ रहे थे कि बच्चे बच गए हैं, बच्चों को नहीं था ज़्यादा। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो कि सिर्फ बच्चों को ही इफेक्ट कर रही है। ज़रा अभी इस पे बड़ी लिमिटेड रिसर्च है, लेकिन मुझे थोड़ा सा प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा, क्या ऐसा है कि ज़रा जापानीज़ नेम भी है इसका, ये एशियन एथनिसिटी को ज़्यादा इफेक्ट करती है बीमारी, ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल। टेक्निकली जो कावासाकी डिजीज है ये ज्यादातर जापानीज और कोरियन एथनिसिटीज में पाई जाती थी। फिर पिछले कुछ सालों में ये चाइना में, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में भी नमूदार होना शुरू हो गई थी। जहाँ इसके जेनेटिक रीजंस भी हैं, वहाँ एक रीजन ये भी है कि शायद अब डॉक्टर ज्यादा अवेयर हो गए इस डिजीज के बारे में, वो ज्यादा आइडेंटिफाई अच्छा कर पा रहे हैं, शायद और अर्ली आइडेंटिफाई हो जाए, अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो चीजें बेहतरी की तरफ चली जाती हैं। लेट डायग्नोसिस हो तो चीजें खराब होती हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये एक ऐसी डिजीज है, फॉर डायग्नोसिस, जिस तरह हम कोरोना से मुतालिक कहते हैं ना, बुखार, खुश्क खांसी और कुछ और अलामात हैं, इसकी अगर अलामात की बात करें जो कि कोरोना से मुख्तलिफ हों, ताकि हम समझ पाएँ और पेरेंट्स को अवेयर कर पाएँ कि अगर ये अलामात हों तो दिस कुड बी कावासाकी एंड नॉट कोरोना। बिल्कुल। तो इसकी अलामात देखिए, कोरोना से जैसे हम सब देख रहे हैं बड़ी मुख्तलिफ। इसमें बॉडी में रैश हो रहा है, स्किन पील कर रही है, टंग सोलन हो रही है, रेड हो रही है, लिप्स बहुत ज़्यादा रेडेड हो जाएंगे, आंखें रेड होंगी। लेकिन जैसे बिल्कुल अभी जो आप कह रहे थे, बिल्कुल बात सही है कि एक ऐसी डिजीज है जिसका ट्रीटमेंट मुमकिन है। नॉर्मली ये डिजीज 10 से 15 दिन में खुद ही रिजॉल्व हो जाती है, या अगर हॉस्पिटल जाते हैं पेशेंट को उनको इम्यूनोग्लोबुलिन दिए जाते हैं, 2-3 दिन के लिए बच्चे को एडमिट होना पड़ता है, एक रूटीन उसका स्क्रीनिंग होती है, उसको इंजेक्टेबल लगते हैं, लेकिन ये ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ परसेंटेज, जैसे कि मैं बता रही थी, 5 to 8% ऐसी होती है जिसमें बच्चे कार्डियक सिम्टम्स डेवलप कर लेते हैं और वो लेटर ऑन बड़ा प्रॉब्लम, वो सिवियर कंडीशन हो जाती है। इस पर वैसे काम हो रहा है इंटरनेशनली वैक्सीन से मुताल्लिक? अच्छा, इंटरेस्टिंगली वैक्सीन तो जाहिर है कोरोना की जो इंटरनेशनली हम सुन रहे हैं काम हो रहा है। इस डिजीज में इशू ये आ रहा है कि ये एक्चुअली कोविड से एक्सपोजर के बाद बंदा ओवर ड्राइव या ओवर रिएक्शन में चला गया है, उसका इम्यून सिस्टम। तो यहाँ लगता ये है कि ऐसे बच्चों को वैक्सीनेशन बड़ी सोच समझ के देनी पड़ेगी, तो खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि वैक्सीनेशन दी जाए और उनका इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर दे। ओके, बिल्कुल। तो ये भी एक बड़ी, ये जो अभी जो मैं आपको जो स्टडी का हवाला दे रही हूँ जो 3 दिन पहले प्रिंट हुई है, इस स्टडी में ये चीज भी उन्होंने मेंशन की हुई है कि ऐसा तो नहीं है कि ओवर ड्राइव या ओवर रिएक्शन हो जाए विद वैक्सीनेशन। क्या किया जाए ऐसे हालात में? फिर पेरेंट्स को क्या आप सजेस्ट करेंगी ये बच्चों की हिफाजत के लिए, वो क्या करें इस बीमारी से? तो देखिए, अगर इस तरह की कोई भी सिम्टम्स आपको आते हैं तो लाइटली ना लें। ये ना सोचें कि अच्छा ये तो कोई रेगुलर फ्लू, रेगुलर रैश है या रेगुलर इन्फेक्शन है या कुछ गलत खा लिया होगा, क्योंकि हमारे यहाँ ज़ाहिर कल्चरल पर्सपेक्टिव ये बहुत है कि टंग से, माउथ से रिलेटेड चीज़ें हमसे भी गलत खा लिया होगा। मैं ये जरूर कहूँगी कि टेक इट सीरियसली, गो टू अ डॉक्टर इमीडिएटली। मैं चूंकि का डायग्नोसिस कैसे होता है? टेस्ट क्या होता है? ब्लड सैंपल होता है? क्या होता है? देखिए, नॉर्मली इसका जो ये अभी कावासाकी लाइक एलिमेंट है, इसमें कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ रिएक्टिव प्रोटीन्स वगैरह होती हैं जो कि बढ़ी के आ सकती हैं, लेकिन मोस्टली ये क्लिनिकल सिम्टम्स की बेसिस पर डायग्नोसिस। ठीक है, क्लिनिकल सिम्टम्स की बेस पे इसका डायग्नोसिस होता है। सॉरी, प्लीज आप कंप्लीट करें। डॉक्टर क्या कहेंगी? बस मैं पेशेंट्स को यही कहूँगी कि लाइटली ना लें, डॉक्टर को दिखाएं, लाइटली ना लें, जा सकते हैं तो हॉस्पिटल दिखाएं, वरना सेहत कहानी ऐप पे आके ठीक वहाँ पर भी डॉक्टर से रुजू किया जा सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है कोई भी सिम्टम है तो उसको लाइट ना लिया जाए। और आजकल के दौर में जबकि ज़ाहिर है किसी को बुखार खांसी हो तो हम फ़ौरन ख्याल हमारा कोरोना की तरफ जाता है, हालांकि जाना नहीं चाहिए, बट ज़ाहिर सिचुएशन ऐसे कि जाता है, क्योंकि दिस कुड बी समथिंग एल्स एज वेल। बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आप साथ मौजूद थे डॉक्टर इफ़त, बेहद शुक्रिया। हम ब्रेक की तरफ बढ़ना है, वापस आते हैं, मौजूद अभी बाकी है, स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर ताहिर शमसी साहब ने कहा था, तजवीज़ किया था कि प्लाज्मा के जरिए इलाज किया जाए, और उसके बाद हमने देखा जो पहला मरीज था वो वेंटिलेटर पर था, उसकी उम्र भी ज़्यादा थी, लेकिन ड्यू टू प्लाज्मा वो ट्रीट हुआ, घर गया। उसके बाद चंद खबरें ही सही, लेकिन बहरहाल खबरें आई कि प्लाज्मा से लोग ठीक हुए हैं। अब सवाल यह है कि अक्सर ऐसे अफराद हैं जिनको तलाश होती है, जिनके प्यारे बीमार हैं या अगर खुद वो मुतासर हैं और उनको प्लाज्मा चाहिए, और उन्हें ज़ाहिर है अपने स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप का प्लाज्मा ही चाहिए। ए नेगेटिव अगर ब्लड ग्रुप का शख्स है तो उसे ए नेगेटिव का ही प्लाज्मा चाहिए जो कि ठीक हुआ होगा इससे। तो ऐसे में आपको कैसे मालूम हो कि अब ये प्लाज्मा मुझे कहाँ से मिलेगा? तो एक एप्लीकेशन बनाई गई है, और इस एप्लीकेशन का वो एक एप्लीकेशन एक ब्रिज है। उसमें होता ये है कि अगर आप ठीक हुए हैं तो आप उस पर रब्ता कर सकते हैं कि आपका ये ब्लड ग्रुप है, यू वांट टू डोनेट योर प्लाज्मा, एट द सेम टाइम जिसको ज़रूरत है वो भी उस पर जाके बता सकता है कि मेरा ये ब्लड ग्रुप है और मुझे प्लाज्मा चाहिए, तो वह राबता हो जाएगा। तो हमने सोचा कि इतना ज़बरदस्त काम हुआ है, इतनी ज़बरदस्त ये एप्लीकेशन बनाई गई, तो क्यों ना इस पर बात की जाए। तो आसान भी लग रही है, आसान भी लग रही है। तो एप्लीकेशन जिन्होंने बनाई है, दानिश इसरार साहब ने हमें ज्वाइन किया इस वक्त, तो उन्हीं से हम इससे मुताल्लिक बात करते हैं। कोविड प्लाज्मा फाइंडर के नाम से ये एप्लीकेशन है। दानिश साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का, और सबसे पहले तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा काम किया आपने। मुझे प्लीज़ बताएंगे कि जब से ये एप्लीकेशन आपने लॉन्च की है, रिस्पॉन्स क्या रहा? कितने लोग इस पर आ चुके हैं? कोई राबता भी हुआ? डोनेशन भी स्टार्ट हो गई? जी सर एक्चुअली हमने ये जब 85,000 का हमारा ये माइलस्टोन क्रॉस हुआ था इनका कोरोना केसेस का पाकिस्तान में, तो उसके बाद ना सोशल मीडिया पे एक वेव चली जहाँ पे लोगों ने ना हर जगह पूछना शुरू कर दिया कि हमें इस ब्लड ग्रुप का डोनर चाहिए प्लाज्मा का। और वो लोगों ने व्हाट्सएप स्टोरीज लगाई, इंस्टा स्टोरीज लगाई, और इस तरह फेसबुक पे उन्होंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की। तो तब मुझे बात ही हिट की कि इस तरह का एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे डोनर को पता हो कि मैं यहाँ पे डोनेट करूँगा, यहाँ पे मेरा प्लाज्मा एक डोनर जो है मुझे एक पेशेंट मिल सकता है, और पेशेंट को पता हो कि मुझे यहाँ पे एक डोनर मिल सकता है। तो वो वेबसाइट लॉन्च किए हमें 4 दिन हुए हैं अभी, और हमारा एक सफर हाउस है, टेक्नो डेजर्ट नाम है उसका, तो हमने उसके थ्रू इस इनिशिएटिव को आगे लेके बढ़े हैं। और अब रिसेंटली आज 4था दिन है हमारा, और 50,000 प्लस हिट्स हो रही है हमारी वेबसाइट पे पर डे। 50,000 पर डे हिट्स, ग्रेट। हॉस्पिटल्स भी ऑन बोर्ड है, क्योंकि जाहिर है दानिश साहब, सॉरी बट ज़ाहिर क्योंकि स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स हैं जो कि प्लाज्मा से मुताल्लिक इस वक्त उनको इजाज़त है कि वो प्लाज्मा लगा सकते हैं। हाँ जी एक्चुअली हमारे तो मोस्टली जो है ना जो यूथ है जो हमारी, उनमें काफ़ी लोग हैं जो जिनके पास सिम्टम्स हैं इसके कोरोना वायरस के, लेकिन वो टेस्ट नहीं करवाते, जिसकी वजह से उनकी अश्योरिटी नहीं होती कि उनको कोरोना है भी या नहीं। तो उनको चाहिए कि वो अपना टेस्ट कराएं, ताकि अगर कल को इंशाल्लाह वो रिकवर होते हैं तो वो दूसरे लोगों के लिए वसीला बन सकते हैं। उनको पता होगा कि वो रिकवर कर गए हैं और अब उनका जो प्लाज्मा है वो यूज़ किया जा सकता है। तो एक एम्बिग्विटी रहती है। ये तो एक बात है, लेकिन अब तो बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर एंटीबॉडीज टेस्ट भी स्टार्ट हो गया। IgG IgM रीडिंग्स आ जाती हैं, उससे मालूम हो जाता है कि आपको कोरोना हुआ था या नहीं, और आपकी एंटीबॉडीज की रेंज इस वक्त क्या है, तो आप डोनेट कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों ने भी राब्ता किया है, उन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया है। आपकी इस एप्लीकेशन लॉन्च होने के बाद इन 4 दिनों में ऐसा हुआ है? फिलहाल इस बात को तो हमें नहीं पता कि कितने लोगों ने आपस में कांटेक्ट किए, लेकिन हमने उनको एक प्लेटफॉर्म दिए जहां पे वो एक दूसरे से आपस में बात कर सकें और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें डायरेक्टली विद इन फ्यू मिनट्स। और ये सारा का सारा कोऑर्डिनेशन, लोगों का एक दूसरे के साथ में राबते में आना और फिर एक दूसरे की हेल्प करना, ये तो हो रहा है, लेकिन कुछ आपको इन 2 रोज़ 3 रोज़ 4 रोज़ में मालूम हुआ कि आपके इस काम की वजह से किसी को वाकई अमलन सहूलत मिल गई, सिर्फ डाटा की हद तक नहीं? वो ऑब्वियसली है, हमारे रिलेटिव्स हैं, उन्होंने कांटेक्ट किया था, उसके थ्रू वहाँ पे एक डोनर ढूंढा था और उनको मिल गया था डोनर प्लाज्मा। डोनर कितनी देर में मिला था उनको? विद इन एन आवर, मतलब उन्होंने डोनर मिल गया उन्हें, और उसके बाद फिर कितने घंटे और लगे कि जब वाकई वो प्लाज्मा उनको मिल गया और लगा दिया गया? और हाउ इज ही नाउ? he's doing good now, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात और भी बता दीजिएगा, ये जो हम थोड़ा बहुत इसको हमने देखा है आपके फाइंडर को, बड़ा आसान सा लग रहा है। आपने इस चीज़ को जहन में रख के बनाया कि हमको इसको बिल्कुल आसान बनाना है, और साथ में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर उसको फीडबैक को लेकर आप उसको सहूलत भी उसमें करते जाएंगे, ऐसा भी जहन में आपके? हाँ जी, हमने बहुत ज़्यादा इजी इसका यूज़र इंटरफेस बनाया है, और उसके नीचे ही बिल्कुल एक वीडियो का लिंक डाला हुआ है जहाँ पे लोग देख सकते हैं कि उसको यूज़ किस तरह करना है, उनको गाइड करने के लिए फर्दर भी। बहुत अच्छा काम है जी, बहुत शुक्रिया दानिश इसरार, आप हमारे साथ थे। इस ऐप के बारे में बता रहे थे, प्लाज्मा फाइंडर। तो ये देखिए, आपकी वबा के दिनों में ऐसी खबर का आना, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल आना बहुत अच्छा लगता है सुन के। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है सुन के, जान के सहूलत आपकी ज़िंदगी में। मैं खाने पीने की बात करने जा रही हूँ अब। तो अब हम आपको बताएंगे क्या कि सब्जियाँ हों,
ताज़ी हो, ज़बरदस्त हो, खरारी हो और फ्री हो और घर की छत के ऊपर हो। इंटरेस्टिंग है ना। मैं लाहौर के एक ऐसे शहरी की बात कर रही हूँ कि इन्होंने सब्जियाँ मुफ्त में इस्तेमाल करने की ठानी, कुछ इस तरह का इनके जहन में था और इसकी वजह ये कि उन्होंने अपने घर की छत को बाग में बदल के रख दिया है। मजीद साहब को ये जो उनका आइडिया नहीं चाहते फौरी तौर पे कॉपी पेस्ट कर लिया जाए ना। कहीं से लगती है छत है, इट लुक्स लाइक अ लॉन है जैसे। तो भाई ऐसा लॉन होना चाहिए, ऐसी छत होनी चाहिए, ऐसा धोखा होना चाहिए और फिर बिना धोखे के अच्छी सी सब्जी आपको मिलेगी। वो आपको पता होगा कि इसमें आपने कैसी खाद इस्तेमाल की, आपको पता होगा कि इसमें आपने कैसा पानी डाला है, आपको पता होगा कि आपने इसको सेहत के कितना करीब रखा है। ये हम तो खैर कराची में रहते हैं तो यहाँ पर तो बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन आपके घर के छत के ऊपर, ये किचन गार्डन आपकी छत के ऊपर हो, वाह क्या बात है। किरण चलें इसको हम मजीद ज़रा समझते हैं। किसी ने अगर इम्प्रेस होने के बाद ये इनिशिएट करना ही हो अपने घर में तो छत पर लॉन में तो क्या करें। वी हैव मजीद साहब विद अस। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम कुछ विजुअल्स भी देख रहे हैं और देख के बड़े अच्छे लग रहे हैं। मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा कि छत है, मुझे वाकई लॉन लग रहा है। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कितनी जगह आपके पास है और हमने ज़्यादा जो मनाज़िर देखे हैं वो तो फूलों के देखे और टमाटर देखे हैं। तो ज़रा बताइएगा कितनी जगह पर फूल लगे हुए हैं और कहाँ कहाँ पर सब्जी और कौन कौन सी सब्जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी जनाब, ये 5 मरले की छत है, इसका फ्रंट वाला हिस्सा मैंने ये एक पार्क बनाया है बकायदा, इसका डिजाइन और कौन कौन सी डिजाइन किया बकायदा मैंने। पहले इसको चिपस किया, चिपस के बाद मैंने इसे लुक लगाई, पॉलीथीन लगाए। सब्जी मेरे पास बैंगन लगे, मौसमी सब्जी आता है, या भिंडी आती है, या घिया आता है, या मतलब वो उसे क्या कहते हैं, टमाटर होते हैं माशाल्लाह। उसके बाद घिया कद्दू लगते हैं, बकायदा घिया तोड़ी लगती है। मौसम के साथ इसमें तो बैंगन लगे हुए थे मेरे पास, लंबे वाले भी गोल वाले भी। तो उसके बाद हर मौसम के साथ मतलब के चीजें तब्दील होती रहती हैं। और ये सारी सब्जी आपके किचन में ही जाती है या रिश्तेदारों के किचन में भी था? इस वक्त 14 लाख। ये तो फूलों का बता रहे, लेकिन मैं सब्जी पर ही रहता हूँ। ये सब्जियां आपके किचन में ही जाती हैं या रिश्तेदारों और? अच्छा जी सबकी मौजें लगी हुई हैं। और ये भी बताइएगा कि ये तो रिश्तेदार में बेटी लेकर जाती है, बहन लेकर जाती है। हाँ जी सर ये भी बताएं ना आप हमें कितना आऊँ मैं आपकी छत पे आऊँ, आके बैठ जाऊँ, बहुत देर बैठी रहूँ, बातें करती रहूँ, ये तो बड़ा आसान है करने में ना, एंजॉय करेंगे। मेहनत कितनी लगती है इस सब में, ये बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, मोस्ट वेलकम, जब चाहे आप आए। सो स्वीट ऑफ यू। ज़बरदस्त। सर मुझे ये बताएंगे, आजकल ज़ाहिर है एक और मामला है जिससे पूरा पाकिस्तान परेशान है, वो है टिड्डी दल का मामला। वो आती हैं, फसलें चट कर जाती हैं, तो आपने छत पर क्या इंतजाम कर रखा है, कैसे बचाएंगे अगर खुदा ना खास्ता टिड्डी दल आ गई? छत में जब मैं देखता टीवी बड़ा डर लगता है मुझे। बहुत डर लगता है कि कहीं इधर आ गई तो क्या करूं। मैं स्प्रे वगैरह करता रहता हूँ, स्प्रे की बोतलें रखी हुई हैं, तो जब भी देखता हूँ खबरनामे मुझे डर लगना शुरू, अल्लाह इतने ना आवे, लाहौर से ना आवे, इतने ना आए। ये बात है। क्या बात है। जे इतने आगे फिर क्या करोगे? अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज। नहीं मैं अल्लाह हाफिज नहीं कह रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर टिड्डी दल स्प्रे करेंगे। वैसे मैंने सुना है कि अगर थोड़ी सी आग लगा दी जाए, धुआं हो तो उससे भाग जाती हैं। स्प्रे करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नहीं तो खाने अरबियों जैसे खाने शुरू कर देंगे फिर। ऐसे तो ना करें, ठीक है, सोर्स ऑफ प्रोटीन तो है। अच्छा देखिए, उमूमन होता ये कि लोग अगर अपने घर के आसपास कहीं ग्रीनरी का एहतमाम करते हैं तो वो वहाँ पर परिंदे आए तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करते हैं। आपने भी कुछ ऐसा करके रखा है? जी हाँ जी, घोंसले लगे हुए हैं, घोंसलों में आकर रहते हैं बकायदा, माशाल्लाह बिजलियाँ है, ये चीजें लगी हुई बकायदा, आपको नजर आएंगी मेरी वीडियो में बकायदा। हाँ जी। अच्छा ये मुझे बताइएगा, परिंदे रखे हुए हैं, बहुत शौक है आपको। पीछे देखिए फ्लैक्स भी लगी। क्या बात है। नहीं हम दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर भी। सर मुझे ये बताइएगा कि देखिए माशाल्लाह फिटनेस का जी फिटनेस जो है मेरी है। हाँ जी ठीक, ये तो आप बता रहे हैं। नहीं यू लुक माशाल्लाह वेरी फिट। 56 है मेरी फिटनेस। देखिए कुछ नमाज पढ़ने के बाद, हाँ जी वो नमाज पढ़ने के बाद जैसे थोड़ा सा पौधों के साथ पानी देना, गोडी करना, चीजें करनी, घास से पत्ते उठाने, उससे बंदा बड़ा एक्टिव होता है और आंखों को ठंडक महसूस होती है बकायदा देखा जाए तो।
क्या और बात। मॉर्निंग वॉक मैं यहीं कर लेता हूँ आजकल तो जबरदस्त। बिल्कुल यहाँ करनी पड़ती है, नहीं, क्योंकि आपको तो कोरोना की वैसे वजह भी से कहीं जाने की पड़ता जरूरत नहीं है। इतना खूबसूरत लॉन आपकी छत पर है। मैं तो हैरान हूँ कि छत पर मैंने ये तो देखा था गमले में या इस तरह सब्जियां और पौधे लगे हों या फूल लगे हों, लेकिन इस तरह की ग्रास मैंने नहीं देखी पहले किरण छत पे। तो ये जो शुएब कह रहे हैं ना, जरा इसको बताइएगा, आपको नहीं घर देखिए, में बिल्कुल लोग कोई हाथ लगाकर दिखाते हैं कहीं कारपेट तो नहीं है। नहीं सर, ये बता दीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है, लोग कहते हैं कि भाई अगर हम ऊपर ज्यादा पानी डालेंगे या ज्यादा कुछ इस तरह का एहतमाम करेंगे छत कमजोर हो जाएगी, इस बारे में बताएं। नहीं वो वाटर प्रूफ बनाया हुआ है, इसे बकायदा चिप्स करने के बाद लुक लगाया, प्लास्टिक लगाया, फिर मिट्टी डली, फिर साइडों पर हमने एक बकायदा लुक की लेयर दी हुई है जिससे पानी साइडों पर न जाए। अच्छा, तो आपके इस लॉन को देखने के बाद क्या आपके रिश्तेदार और मोहल्लेदार भी इंस्पायर होते हैं और वो भी कोशिश करते हैं या कोशिश की है कि वो भी अब इसको रेप्लिकेट करें, उनके घर में या ऐसी किसी ने जगह हो? आपसे हेल्प लियो कि आप हमको हेल्प करें, हमारे लिए भी ऐसी, हमारी छत भी ऐसी बना के दें? आप ये मीडिया में आया, काफी लोगों ने मुझसे मशवरा मांगा है, लेकिन ये नया घर शुरू होता है आसान बनाना, पुराने घर पर बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो नया पैसा लगाना पड़ता है। नया घर बना तो उसी वक्त बहुत आसान है। ज़ाहिर है उस वक्त आप उसके हिसाब से वो चिप्स और लोग और लेकिन मेरे जितना मेहनत और जितना गमला, हाँ जी, तो 220 गमला इस वक्त मेरा, 220 गमले इस वक्त मेरे, मैं इनकी खिदमत करता हूँ, बच्चों जैसे पालते हैं इनको। तो आप दिन में पूरा वक्त लगता है यहीं सर्फ हो जाता है आपका इन्हीं की खिदमत करते करते? नहीं, सुबह 1.5 घंटे, सुबह 1 घंटा, 6 बजे से 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे तैयारी शुरू, 9 बजे ऑफिस चले जाता हूँ। क्या बात। तो और कोई हेल्प भी करता है घर में या सिर्फ आप ही देखते हैं? संडे को आधा दिन लगता है। मेरी बेटियां करती है, छोटी बेटी मेरे साथ है, माशाल्लाह ये भी करती है, माशाल्लाह इस नजर आ रही होगी आपको। जी 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 पानी देती है, पनीरियां लेने जाती है, नर्सरी पर जाती है। जी सलाम करो बेटा। वालेकुम सलाम। क्या बात है, ज़बरदस्त जी। और अल्लाह की रहमत है आपके घर में और इतना खूबसूरत आपका घर है। बेहद शुक्रिया मजीद साहब, साथ मौजूद थे आप और बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। और वाकई आपकी छत देख एक बात, एग्जैक्टली छत देख के मुझे स्पेशली किरण वो जो ग्रास की फीलिंग थी ना, वो मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, क्योंकि नॉर्मली छतों पे ऐसे होता नहीं, गमले तो आप रख लेते हैं, तो रेप्लिकेट आप कर सकते हैं इसको। नया घर बनाए तो आसान है, बहुत आसान है। चलिए जी, फिलहाल नया घर की बात है, नया दिन की बात हो रही है। नया दिन में दोबारा हाजिर होंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अगर बाहर जाएं तो बहुत एहतियात के साथ मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। मास्क से ट्रांसमिशन बहुत कम हो जाती है। रखिए अपना ख्याल, होगी मुलाकात कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।